फरवरी वो दिन है जब पाकिस्तान की गलियों, सड़कों और दिलों में एक ही सदा गूंजती है, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में जहाँ जहाँ कश्मीरी बसते हैं, जहाँ जहाँ पाकिस्तानी बसते हैं और जहाँ जहाँ इंसानी हुकूक का एहतराम करने वाले लोग बसते हैं, वहाँ यौम कश्मीर मनाया जा रहा है। ये दिन मजलूम कश्मीरी बहन भाइयों के ज़ख्मों पर मरहम रखने, उनकी कुर्बानियों को सलाम पेश करने और दुनिया के ज़मीर को झंझोड़ने का दिन है। आज हर आँख अश्कबार तो है, लेकिन पुरुम्मीद भी कि एक दिन कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। इंशाअल्लाह। पाकिस्तान का हर शहरी इस दिन अपने कश्मीरी बहन भाइयों के साथ खड़ा होकर ये ऐलान करता है कि ये जिद्दोजहद रुकेगी नहीं, आज़ादी की सुबह करीब है। ये दिन मकबूजा कश्मीर में जारी भारतीय जुल्म और बर्बरियत और आलमी ज़मीर को उजागर करने का दिन है। ये दिन हमें उस ज़ख्म की याद दिलाता है जब 1947 से लेकर आज तक रिस रहा है। ये सरजमीन जो जन्नत कहलाती थी आज जुल्म जबर की आग में जल रही है, लेकिन उम्मीद अभी जिंदा है, हौसले अभी कायम हैं और एक दिन आज़ादी का सूरज ज़रूर तुलू। वो दिन ज़रूर आएगा जब कश्मीरी अपनी नस्लों की कुर्बानियों को जो उन्होंने दी हैं अब तक, उनका समर देखेंगे, कश्मीर को आज़ाद होता देखेंगे। हर साल की तरह आज भी पाकिस्तान और दुनिया भर में जो लाखों मजलूम कश्मीरी हैं उनके साथ इज़हार यकजहती के लिए मुख्तलिफ तकारीब का एहतमाम किया जा रहा है, सेमिनार्स हैं और उसी निस्बत से आज हमने अपने प्रोग्राम का आगाज़ भी किया है। आलमी सतह पर इस मसले को जितना उजागर किया गया, मज़ीद उजागर करने की ज़रूरत है, चूँकि इस वक्त कश्मीर दुनिया की सबसे बड़ी जेल है, जिसको खुद साख्ता तौर पर एक जेल में तब्दील कर दिया गया है। कश्मीरियों की आबादी का जो तनासब है कश्मीर के अंदर, उसको तब्दील करने के लिए काले क़वानीन मुतारिफ़ कराए गए और आपको याद है 2019 के अंदर कश्मीर की खुसूसी जो कश्मीर का स्टेटस था, खुसूसी रियासत, उसको ख़त्म करने के लिए जो शबखून मारने की कोशिश की गई, कश्मीरी आज भी उसके खिलाफ लड़ रहा है। और अगर भारत को अब भी लगता है कि ये किसी लीडरशिप या किसी मखसूस तबके के हवाले से एक तहरीक है जो चल रही है, तो इसकी खाम ख्याली है, चूँकि कश्मीर तो एक आम कश्मीरी का है, उसने अपने खून से सेंचा है सारी तारीख को अब तक। तो ये हो नहीं सकता कि कश्मीरी जब तक अपनी एफर्ट कर रहे हैं, जब तक कश्मीरी अपना खून दे रहे हैं, ये तहरीक कहीं पे रुके। पाकिस्तान उनके साथ खड़ा है। आज 10 बजे 2 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई पाकिस्तान भर में और आज़ाद कश्मीर के अंदर रिवायती तौर पर आज इंसानी हाथों की जंजीर बनाई जाएगी और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो लेजिस्लेटिव असेंबली है कश्मीर की, आज़ाद जम्मू कश्मीर की, वहाँ पर खिताब भी करेंगे। बिल्कुल, और हर कश्मीरी की यही आवाज़ है कि वो पाकिस्तानी है और कश्मीर उनका भी है। और हम भी एक मरतबा फिर से ये अहद करते हैं, बल्कि तजदीद अहद करते हैं, क्योंकि 78 साल हो चुके हैं इस वक्त जो सूरत हाल है कश्मीर के अंदर, कि पाकिस्तानी उनके साथ खड़े हैं, पाकिस्तान उनके साथ खड़ा है और हमेशा उनके लिए आवाज़ उठाता रहेगा। अल्लाह करे एक दिन आए कि हम भी ये कह सकें और कश्मीरी जो हैं वो भी आज़ाद फ़ज़ा में सांस ले सकें। इसी पर कुछ बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक की अहलिया मिशाल मलिक साहिबा, खुद भी हुर्रियत रहनुमा है। उनसे ज़रा जान लेते हैं कि उनके सबसे पहले सेंटिमेंट्स क्या हैं आज के दिन के हवाले से। बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए मिशाल मलिक साहिबा। सबसे पहले भारत के हाथों कश्मीर में इंसानी हुकूक की पामालियाँ जो हो रही हैं उसके खिलाफ आलमी सतह पर मज़ीद क्या किया जा सकता है और किस तरह से इस आवाज़ को मौसर बनाया जा सकता है ताकि जो इक़दामात हैं वो अमली इक़दामात की शक्ल इख्तियार कर सकें? ये सबसे पहले बहुत ज़रूरत है कि जो फेलियर है जिनेवा कन्वेंशंस का और यूनाइटेड नेशंस की करारदादों का कश्मीर के मामले में, उनकी आज तक इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई। उस वजह से पिछले 7 डेकेड से ऊपर हो गया है कि हिंदुस्तान वहाँ पे मासूम कश्मीरियों का कत्लेआम कर रही है और अपना कब्ज़ा बढ़ाते बढ़ाते 5 अगस्त को जो डेमोग्राफिक चेंजेस जो शुरू की हैं और लाखों की तादाद में वहाँ पे इंडियंस को ले आया है। तो ये तो जब तक इनको यूनिवर्सल जुरिस्डिक्शन के तहत चैलेंज नहीं किया जाएगा, अकाउंटेबल नहीं किया जाएगा, इंटरनेशनल कवानीन के मुताबिक इनको प्रोसिक्यूट और पनिश नहीं किया जाएगा। हम जानते हैं कि रियासत पाकिस्तान ने अपनी कैपेसिटी में रहते हुए और हर लीडरशिप ने कश्मीर को अपनी तरजीह रखा है। हमने दुनिया के सामने भी अपने अपने अंदाज में तमाम जो हुकूमतें आई हैं उन्होंने ये कोशिश की है कि मसला उजागर हो, लेकिन फिर भी ज़ाहिर बात है मज़ीद कोशिश की ज़रूरत है। आप बीइंग द हुर्रियत लीडर, आप क्या समझती है मज़ीद कौन से ऐसे इक़दामात हैं जो पाकिस्तान की हुकूमत और पाकिस्तान की आवाम की जानिब से करने की ज़रूरत है? इस हवाले से इस वक्त बहुत ज़रूरत है कि पाकिस्तान की एक बहुत स्ट्रॉन्ग इंटरनेशनल लॉ की लीगल टीम होनी चाहिए जिसके तहत वो सारे वो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स को इंगेज करें, जिसके तहत एक्सपोज किया जाए हिंदुस्तान की ब्रूटैलिटी, उसकी वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स और उसके साथ साथ जो डेमोक्रेटिक, पॉलिटिकल और जो इकोनॉमिक और रिलीजियस राइट्स जो हैं ऑफ पीपल ऑफ दिस खित्ता जो है ये अंडर ऑक्यूपेशन ऑफ इंडिया जो वो फेस करें, उन राइट्स को रिस्टोर करने के लिए जो
जो इंटरनेशनल फॉरम्स हैं उनके अंदर ना सिर्फ आवाज़ उठाना बल्कि पिटिशन्स जो हैं वहाँ पे दायर करना, चाहे वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है, या UN की कमीशन ऑफ इंक्वायरी इसके ऊपर इस्टेब्लिश कराई जाए, या क्रिमिनल ट्रिब्यूनल जिस तरह रवांडा यूगोस्लाविया के लिए किए गए थे। जब तक ऐसे एक्शंस नहीं लिए जाएंगे तो सही। अच्छा मिशाल साहिबा, ये जो कश्मीर से मुतालिक पाकिस्तान की पॉलिसी है, इसको हम ये कह सकते हैं कि ये उन पॉलिसीज़ में से एक है जो एक हमारी नेशनल पॉलिसी है, किसी सियासी जमात से इसका ताल्लुक नहीं है, लेकिन उसके बावजूद अभी तक जो सूरत हाल हम कश्मीर में देख रहे हैं, पाकिस्तान हालांकि आवाज़ उठाता रहता है, कमी कहाँ पर रह गई है? हमारी खारजा पॉलिसी के बारे में मैं बात कर रही हूँ, कितनी मौसर आपको लगता है ये साबित हो रही है अभी तक? देखिए, इस वक्त एक बहुत बड़ा लिटमस टेस्ट है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि वो अब नॉन परमानेंट मेंबर बन गए हैं यूनाइटेड नेशंस के इस साल, और उनका एक मैंडेट जो है वो और भी ज़्यादा उसके अंदर एक इम्पैक्ट जो है और जो पावर है या इन्फ्लुएंस है वो उसको बढ़ते हैं। और इस जो ये मेंबरशिप इनको मिली है, इसके थ्रू ये बहुत से जो UN के मैकेनिज़म्स हैं, रैपटोर्स प्रोसीजर्स के थ्रू जो है वो कश्मीर कॉज को और भी ज़्यादा इंटरनेशनलाइज कर सकते हैं और अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं कि ये ना सिर्फ खित्ते बल्कि पूरी दुनिया के जो अमन है वो इसके पुरअमन हल के साथ जुड़ा हुआ है। बहुत सारी भारतीय बर्बरियत के बावजूद और मुश्किलात के बावजूद ये कश्मीर का नौजवान है हमेशा, और ये तीसरी चौथी नस्ल है जो कि इस मिशन को लेकर चल रही है, उसने अपना रोल अदा किया है। आपके ख्याल में मजीद क्या है ऐसा जो कश्मीर के नौजवान के लिए आप कहना चाहेंगी? मजीद उसकी तरफ से ऐसा क्या कंट्रीब्यूशन है? वैसे तो आई बिलीव दे आर डूइंग व्हाट दे कैन डू बेस्ट। उनको यही मेरा पैगाम है अपनी कश्मीर की आवाम को, अपने लोगों को, अपने बुज़ुर्गों को, अपनी बहनों को, अपने यूथ को, कि हम लोगों ने ना पहले कभी जान का नजराना देने से कभी तरेज़ किया, ना अब, और इंशाअल्लाह ताला ये जो शहीदों का खून है ये रंग लाएगा और ये तहरीक इसी तरह, इसी शिद्दत के साथ, इसी जज्बे के साथ चलती रहेगी, क्योंकि नो मैटर व्हाट इंडिया डज़, वो हमारा जो तहरीक के साथ, आज़ादी के साथ जो मोहब्बत है, जो वाबस्तगी है, वो किसी भी सूरत उसके अंदर कमी नहीं आई, बल्कि और ज़्यादा वो जज्बा बढ़ता गया है। तो इसको इसी तरह मज़ीद बढ़ाते रहें और इसी तरह निडर होके, बहादुरी और दलेरी के साथ हक और सच का नो डाउट अबाउट इट। और पूरी जो हुर्रियत क़यादत है, हुर्रियत रहनुमा है जितने भी, वो तमाम इसमें पेश हैं। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। अच्छा, यासीन मलिक साहब के बारे में ज़रा बात कर लेते हैं। उनकी सेहत के बारे में अपडेट्स आपको मिलती रहती हैं? आई बिलीव ही इज़ इन तिहाड़ जेल, वहाँ पर उनकी तबीयत के बारे में कुछ खबरें आई थी कि वो ठीक नहीं है। अब उनकी हालत कैसी है? काश बर वक्त अपडेट्स मिलती रहती, मगर जब कभी भी बड़ी मुश्किल से इन्फॉर्मेशन आती है मेरी मदर इन लॉ के थ्रू तो या अखबारों के थ्रू कभी कभी कोई ख़बर उनकी आती है तो बहुत ही नेगेटिव ही खबरें होती हैं। मोस्टली उनके ऊपर जो फ़िज़िकल और मेंटल टॉर्चर 5.5 सालों के अंदर किया गया है, तिहाड़ के अंदर भी डेथ सेल के अंदर, और उनको कैद तन्हाई में रखा हुआ है। उनको मेडिकल केयर की फैसिलिटीज़ भी नहीं दी जा रही, उनको हर लिहाज से जो है उनको लीगली भी जो उनके सारे राइट्स हैं, बेसिक फंडामेंटल राइट्स हैं, वो उनके सारे सप्रेस कर दिए गए हैं। तो ये एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी है कि हम एज अ फैमिली मेम्बर भी उनकी जो सेहतयाबी किया, उनका हाल जो है वो डायरेक्टली फ़ोन पे भी नहीं पूछ सकते। हालांकि दुनिया का कोई ऐसा कानून नहीं है जो रोके, और ख़ुद हिंदुस्तान जिनीवा कन्वेंशंस ऑन द राइट्स ऑफ प्रिजनर्स। नो डाउट मिशाल, और हम यासीन मलिक साहब की रेजिस्टेंस को, उनकी रेजिलियंस को सलाम पेश करते हैं। उनका नाम यकीनी तौर पे तारीख़ में लिखा जा चुका है उनकी ज़िंदगी में ही। अल्लाह उन्हें ज़िंदगी भी दे। और फिर भारत जाने किस मुंह से उनके ऊपर इल्ज़ामात लगाता है, जब खुद इंडियन टॉप लीडरशिप बतौर लीडर उनसे मिलती रही है, उनको कंसिडर करती है एज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस होल प्रोसीजर। खैर, कश्मीर सॉलिडेरिटी डे की बात हम कर रहे हैं। आलमी बरादरी से आपका क्या मुतालबा है बीइंग कश्मीरी लीडर? क्या उसने अपना ड्यू रोल प्ले किया है? वी बिलीव नहीं किया। आप क्या कहना चाहेंगे? मेरी यही मुतालबा है दुनिया से कि होश के नाखुन लें। हम लोग भी इसी दुनिया के अंदर रहते हैं, और अगर आपके बच्चे हैं, आपकी फैमिलीज़ हैं, आपके मुल्क जो हैं, आप सुकून में रह रहे हैं, तो हमें क्यों सज़ा दी जा रही है? अगर एक जाबिर ने कब्ज़ा किया हुआ है ज़ालिमाना तरीके से, वहाँ पे लोगों के जो हकूक़ जो हैं छीने हुए हैं, और हमारा बस सिर्फ एक यही कसूर है कि हम अपनी आज़ादी चाहते हैं, हम अपनी खुद मुख्तारी चाहते हैं, हम अपनी यूनाइटेड नेशंस की करारदादों के मुताबिक अपने राइट्स को जो है इम्प्लीमेंट करवाना चाहते हैं। तो आप अगर नहीं ये सपोर्ट करेंगे तो ये तो फिर जंगल लॉ दुनिया का वर्ल्ड ऑर्डर कोलैप्स हो जाएगा, और वाकई में ओवरऑल जो दुनिया में हर जगह आग ही लगी हुई है। तो ये सबसे पुराने जो लेजिटिमेट मसले हैं कश्मीर और पैलेस्टाइन के,
यही वो मसले हैं जिनके साथ पूरी दुनिया का जो अमन और सलामती जो है वो जुड़ी हुई है। और अगर ये इसमें फ़ेल होते हैं इस दफ़ा, क्योंकि ये तो लास्ट स्टेज पे पहुंचा हुआ है कश्मीर का जेनोसाइड और पैलेस्टाइन का, तो फिर तो पूरी दुनिया का जो है, आवाम का जो है वो ईमान ही हट जाएगा कि दुनिया के जो कानून हैं वो यू आर इंसानियत की एब्सोल्युटली राइट, बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। बहुत शुक्रिया। मिशाल मलिक साहिबा हमारे साथ मौजूद थी और हुर्रियत लीडर यासीन मलिक की अहलिया, और हमेशा कश्मीर के बारे में आवाज़ उठाती रहती हैं और हम भी आवाज़ उठाते रहेंगे। और बड़ी अच्छी उन्होंने बात की कि कश्मीर और फ़लस्तीन का मसला ऐसा है, अगर ये दो मसले हल कर लिए जाएँ, इन दो कॉन्फ्लिक्ट्स को हल कर लिया जाए, तो आधे से ज़्यादा जो इस वक्त सूरत हाल है पूरी दुनिया के अंदर, जो जंग की सिचुएशन है वो ख़त्म हो सकती है। और स्पेशली कश्मीर का मसला अगर हल हो जाता है तो पूरे साउथ एशिया के 90% और ये भारत की खाम ख्याली है कि वो इस तहरीक को दबा लेगा, क्योंकि जब जिस तहरीक को दबाया गया है उसने उतना ही ज़ोर से सर उठाया है और भारत इसमें मुकम्मल तौर पे अब तक नाकाम नज़र आता है। इसको नहीं कुचल सका, कई सालों में, कई दिहाइयों में नहीं कुचल सका। अब तो ऐसा लगता है अब तो दुनिया की आंखें भी हैं, कान भी हैं, अगरचे कि दुनिया बंद करने की कोशिश करती है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि भारत ऐसे कर सकता है। हमने एक ब्रेक लेनी है, जब ब्रेक से वापस आएंगे, चूँकि कश्मीर से जारी यकजहती, तो कश्मीरी आर्टिस्ट से आपकी मुलाकात करवाएंगे और उनके आर्ट के ज़रिए कश्मीर और कश्मीरियों के साथ इज़हार यकजहती करेंगे। तो उसके लिए आपने मेरे वतन तेरी जन्नत में आएंगे एक दिन, मेरे वतन तेरी जन्नत में आएंगे एक दिन, सितम शारों से तुझको छुड़ाएंगे एक दिन, सितम शारों से तुझको छुड़ाएंगे एक दिन, करियो मंज़ जिगरा जाए चमनो माए मशानी, भुलाऊं कैसे मनाज़िर तेरी बहारों के, मेरे वतन शगुफ्तगी गुलो नस्तर नहीं भूले, शगुफ्तगी गुलो नस्तर नहीं भूले, हसीन फूलों की वो अंजुमन नहीं भूले, हसीन फूलों की वो अंजुमन नहीं भूले, तेरी बहार में फिर मुस्कुराएंगे एक दिन, तेरी बहार में फिर मुस्कुराएंगे एक दिन, मेरे वतन तेरी जन्नत में आएंगे एक दिन, करियो मज़ जिगरा जाए चमनो माए मशानी। खूबसूरत इंशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत आपकी आवाज़ और जिस तरह से जज्बात की तर्जुमानी आप कर रही हैं। बानो रहमत कश्मीरी हमारे साथ मौजूद हैं, कश्मीरी आर्टिस्ट, और कश्मीर में जो इस वक्त सूरत हाल है, कश्मीर में जो इस वक्त जुल्म बर्बरियत जारी है, उनके जज्बात की तर्जुमानी अपनी मौसीक़ी के ज़रिए करती हैं। तो हमने सोचा कि आज के दिन की मुनासबत से इनको बुलाया जाए और थोड़ा सा इनकी मौसीक़ी को भी सुना जाए और थोड़ा सा हम भी याद करें, और उस जुल्म बर्बरियत को दुनिया भर में उठाने का दिन है आज, उनके साथ इज़हार यकजहती का दिन है, जो कश्मीर के अंदर लोग हमारे बहन भाई मौजूद हैं। मेरे ख्याल में फ़न और फनकार से बेहतर कोई कुव्वत हो नहीं सकती जो किसी मौक़िफ़ को पहुंचाए। बानो बड़ी ज़बरदस्त उसकी तर्जुमानी करी है। उनको बुलाने का मकसद ही ये था कि आपको ये कलर कि कश्मीर में रहने वाले किस कदर अमन पसंद हैं, लेकिन व्हेन इट कम्स टू द इंडिपेंडेंस, जब उनकी आज़ादी की बात हो रही है तो वो किसी तौर भी अपने मकसद से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं। और बानो बहुत खूबसूरत चेहरा है उस कश्मीरी फ़न का, और आज माशाल्लाह ट्रेडिशनली वेल ड्रेस्ड रिप्रेजेंटिंग कश्मीर, बहुत अच्छा लग रहा है। आप कैसी हैं? ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक। सो ग्लैड टू हैव यू बानो। आप कश्मीरी कल्चर को, कश्मीरी म्यूज़िक को कब से प्रेजेंट कर रही हैं, कब से गा रही हैं आप? मैं 7 साल की उम्र से मैंने मौसीकी का शुरू मैंने की थी मौसीकी। अच्छा। और मैंने क्लासिकल म्यूज़िक सीखा है। आज़ाद कश्मीर रेडियो से मैंने गुंजे प्रोग्राम से मैंने बाकायदगी से आगाज़ किया था मौसीकी का। जी जी। और पूरे पाकिस्तान में और नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे मैं परफॉर्म कर चुकी हूँ। वो जो कश्मीर की अपनी खूबसूरती है ना, जिसका हम तस्करा करते हैं, वो आपकी आवाज़ में भी वो मिठास, वो सुरीलापन, वो रचाव विजुअली भी हम देख सकते हैं और आवाज़ में भी फील कर सकते हैं। सो वेल। तो आप तक कहाँ पे परफॉर्म किया आपने? जी मैंने पूरे पाकिस्तान में किया है और मैंने दुबई एक्सपो में भी किया है और मैं इंटरनेशनल लेवल पे भी काफ़ी दफ़ा परफॉर्म कर चुकी हूँ। कश्मीर
کو ریپرزینٹ کر چکی ہوں. آج کا دن بینگ کشمیری جب 5 فروری ہم مناتے ہیں, ویسے تو ہم آف اینڈ آن تذکرہ کرتے رہتے ہیں, لیکن انفارچونیٹلی اس سطح پہ نہیں ہوتا جس طرح پہ ہونا چاہیے, پھر بھی کوشش رہتی ہے. بینگ کشمیری کیسا محسوس ہوتا ہے 5 فروری کا دن؟ آج کا جو دن ہے 5 فروری کا, وہ مقبوضہ کشمیر کے کشمیری ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کا دن ہے, اور ہمیں امید ہے انشاءاللہ کہ اس پار کے کشمیری بھی انشاءاللہ, آپ کو پتہ آزادی ایک بہت بڑی نعمت ہے, بالکل, اور انہوں نے حصول کے لیے, آزادی کے حصول کے لیے کتنی قربانیاں دی ہیں, اور اب تک دے رہے ہیں, بالکل دے رہے ہیں, اور امید ہے انشاءاللہ کہ آزادی ایک دن ان کو نصیب ہوگی, اور وہ بھی ہمارے ساتھ ایسے ہی بیٹھیں گے. اور ہم سب کوشش کر رہے ہیں اپنی کیپیسٹی میں, ہم اپنے طریقے سے, آپ اپنی آواز اور فن کے ذریعے, ہم سب کوشش کر رہے ہیں. فن کے ذریعے اس میں میری کنٹریبیوشن ہے. آپ نے اس ژانر کو, یہ موسیقی کو کیوں چنا کشمیر کے لیے آواز اٹھانے کے لیے؟ آپ کو لگتا ہے کہ اس کا اتنا امپیکٹ ہے دنیا بھر میں موسیقی کے تھرو یا فن کے تھرو جو ہے آپ اپنی آواز پہنچا سکتے ہیں؟ موسیقی کا جہاں تک تعلق ہے تو میرے والد صاحب جو ہے, انہوں نے جب مجھے دیکھا تھا کہ میری آواز اتنی ہے کہ میں, ان کا ایک خواب ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ میں پوری دنیا میں جو ہے نا, آپ کے والد صاحب نے اتنا رائٹلی پوائنٹ آؤٹ کیا نا, کتنی اچھی آواز ہے. بانو, آپ کا ایک وہ گیت ہے آنسوؤں کی زبان, بڑا مقبول بھی ہے, بہت خوبصورت بھی ہے, موقع کی مناسبت سے بھی, پلیز ہمیں وہ تھوڑا سا سنائیے. سنا دے دو. آنسوؤں کی زبان کوئی سنتا نہیں, آنسوؤں کی زبان کوئی سنتا نہیں, درد کی داستاں کوئی سنتا نہیں, سوچتے ہو کہ جنت میں رہتے ہیں ہم, ہے ستم زندگی جس کو سہتے ہیں ہم, ہاتھ میں کھوئے بیٹوں کی تصویر ہے, ظلم کی زد پہ گلزار کشمیر ہے, آنسوؤں کی زبان کوئی سنتا نہیں, درد کی داستاں کوئی سنتا نہیں. بہت خوبصورت, بہت خوبصورت. یہ آواز انشاءاللہ پہنچ رہی ہے, دنیا تک پہنچے گی. اور یہ بتائیے کہ آپ کو کبھی کشمیر, جموں کشمیر وغیرہ کہیں کوئی اتفاق ہوا, یا آپ کی کوئی ایکسٹینڈڈ فیملی وہاں پہ ہو, ایسا کچھ ہے؟ نہیں, کبھی اتفاق نہیں ہوا, بس امید ہے, شوق بھی ہے, امید بھی ہے کہ انشاءاللہ ایک دن ایسا, ہاں کبھی موقع ملے گا ضرور انشاءاللہ جائیں گے. تو یہ جو آپ جب لکھتی ہیں, یا آپ نے خود لکھا ہے یہ جو پوئٹری ہے اس کے اندر, یا پھر آپ کی کسی نے ہیلپ کی اور آپ نے صرف گانا گایا ہے؟ کس کے لیرکس ہے؟ شاعر کا پتہ؟ شاعر جو ہیں وہ ہم شاعری, ہمارے آزاد کشمیر کے بہت اچھے شاعر ہیں, اکرم سہیل صاحب, انہوں نے لکھی تھی. اچھا, گڈ. اور کمپوزیشن جو ہے وہ ہم نے حرم لطیفی صاحب سے کروائی تھی. اچھا, حرم لطیفی تو بہت زبردست کمپوزر, یہ ان کی کمپوزیشن ہے؟ جی, ان کی He's a very young composer, PTV سے ان کا تعلق ہے, and he's amazing. I like his work. بانو, ہمیں آپ سے مل کے بہت اچھا لگا. جاتے جاتے ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں کچھ اور اچھا سا ایک نغمہ سنائیں اپنی پسند کا, کچھ بھی, کوئی گیت سنا دیں, کچھ بھی سنا دیں. اچھا, میں آپ کو, چونکہ میرا تعلق آزاد کشمیر سے, آزاد کشمیر میں 2-4 زبانیں بولی جاتی ہیں, جس میں کشمیری ہے, گوجری ہے, ڈوگری ہے, اور ہند کو پہاڑی زبان. تو پہاڑی زبان میں میں آپ کو ایک خوبصورت سا اپنا گایا ہوا گیت میں پیش کرتی ہوں. اس میں ایک شروع میں نا امید ہے کہ, میں تو سنا دیتی ہوں آپ کو. جی ضرور, ٹیک یور ٹائم. او ذرا کھل سجنا میرے کول, ذرا کھل سجنا میرے کول, او ماہی کشمیر دیا میری نتھلی دے مائے بول, او نتھلی سونے دی اے اکھیاں ساڑ دیے, او ہو سانولا رنگ تیرا اتوں لشکاں مار دیے, او بازاروں آندا پھیتا, بازاروں آندا پھیتا, تیری نتھلی نے پاگل کیتا, او نتھلی, او نتھلی سونے دی اے اکھیاں ساڑ دیے, او ہو سانولا رنگ تیرا اتوں لشکاں مار دیے,
ओ ज़रा खल सजना मेरे कोल, ज़रा खल सजना मेरे कोल। एक और कश्मीरी गीत है आपके सामने पेश करती हूँ थोड़ा सा। इसमें कश्मीर की खूबसूरती के बारे में जिक्र किया गया है। दुनिया दे खजाने दा तू, दुनिया दे खजाने दा तू, सब तो सुच्चा हीरा, सोहणिया कश्मीरा मड़िया, सोहणिया कश्मीरा, सोहणिया कश्मीरा मड़िया, सोहणिया कश्मीरा। भिंबर ते मीरपुर दी क्या निराली शान है, क्या निराली शान है, डोडियाल कोटली ते अस्ता इंग्लिस्तान है, अस्ता इंग्लिस्तान है। सोने सोने रांझे इत्था, सोने सोने रांझे इत्था, सोनी हर एक हीरा, सोहणिया कश्मीरा मड़िया, सोहणिया कश्मीरा, सोहणिया कश्मीरा मड़िया, सोहणिया कश्मीरा। लीप दिए वादी सजड़ो मुझ चंगी लगदिया, मुझ चंगी लगदिया, रारो पारो जिधर देखो सोहनी नदी वगदिया, सोहनी नदी वगदिया। जेड़ा दिखदा आखदा ए, जेड़ा दिखदा आखदा ए, जन्नते नज़ीरा, सोहणिया कश्मीरा मड़िया, सोहणिया कश्मीरा, सोहणिया कश्मीरा मड़िया, सोहणिया कश्मीरा। खूबसूरत खूबसूरत, बहुत बहुत शुक्रिया बानो, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। आपकी आवाज़ बड़ी खूबसूरत है, आप जिस तरह से जज्बात की तर्जुमानी कर रही हैं कश्मीरियों की, वो भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। आई होप इसी तरह से आप अपनी आवाज़ उठाती रहें और इस तरह की मौसीकी जो है वो पेश करती रहें। बहुत शुक्रिया आपका हमें ज्वाइन करने के लिए। वेलकम बैक। सुबह से आगे आप देख रहे हैं मामूल के मौज़ूआत की जाने बढ़ते हैं और एक ऐसा मौजू आज हमने इनिशियली आपके लिए चुना जो कि मुझसे आपसे हम सबसे मुताल्लिक है, वो है एयरबड्स का इस्तेमाल या हेडफोन्स या हैंड्स फ्री का इस्तेमाल। यूजुअली आपको मालूम है बहुत बढ़ता जा रहा है और खा हम ऑफिस में हों, घर पे हों, गाड़ी चला रहे हों, कुछ जगहों पे तो ये रिकमेंडेड है, जैसे मैंने गाड़ी का तस्करा किया, वहाँ पे तो आप अगर फ़ोन आपने इंपॉर्टेंट सुनना है तो फिर आप ये लगा के सुनाएं। लेकिन कुछ लोगों की आयशा ये आदत है कि वो कॉन्टीन्यूसली या तो लगा के रखते हैं और फिर जो सबसे बड़ा हमारा कंसर्न था जिस पे हमने कहा कि बात करनी चाहिए कि एक कंपनी एयरबड्स 1500 या 2000 रुपये के बेच रही है और एक कंपनी 50,000 रुपये के बेच रही है। क्या कोई क्वालिटी डिफरेंस है? इसका हमारी जो समात है उस पर क्या असर है? ये सारे वो मौजूआत हैं जिनका जवाब हमें चाहिए था, तो हमने सोचा कि इस पर बात करें। बिल्कुल, इसके ऊपर ज़रूर बात होनी चाहिए। और ये जो आपने जिक्र किया ना कि लोग हर जगह जाते हैं, जहाँ पर भी मौजूद हो वो एयरबड्स का इस्तेमाल करते हैं, स्टाइल स्टेटमेंट के तौर पे भी इस्तेमाल करते हैं। कुछ लोग जो है ना वो सो भी जाते हैं लगा के। और मैंने ये भी देखा है कि अक्सर उनकी ना हेयरिंग के ऊपर इस चीज़ की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो अब क्वालिटी क्या वाकई में इसके ऊपर कोई असर डालती है या नहीं डालती है? और ये हेडफोन्स ऑल द टाइम इस्तेमाल करना कितना ज़्यादा नुकसानदेह है हमारी सेहत के लिए, कितना ज़्यादा नुकसान कर सकता है ये? और इसके अंदर उम्र का क्या ताल्लुक है? अगर यंगस्टर्स बहुत ज़्यादा एयरपोर्ट्स का इस्तेमाल करेंगे, एयरबड्स का इस्तेमाल करेंगे तो फिर क्या होगा? अगर ओल्ड एज में जाके ज़्यादा करेंगे तो क्या होगा? इसके ऊपर हमने सोचा कि बात करते हैं और थोड़ी सी ज़रा रहनुमाई लेने की कोशिश करते हैं अपने लिए भी और आप लोगों के लिए भी। डॉक्टर सैयद सज्जाद अली साहब जो कि ऑडियोलॉजिस्ट हैं, वो आज हमारे साथ हैं, उनसे ज़रा जानते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर सज्जाद हमें ज्वाइन करने के लिए। कैसे हैं आप? ठीक ठाक है? मैं ठीक हूँ, मेरा नाम सैयद सज्जाद अहमद है। जी, सैयद सज्जाद, थैंक यू वेरी मच, आपने हमें ज्वाइन किया। एक तो आई बिलीव आपकी छुट्टी नहीं होगी, हमारी तो नहीं है 5 फरवरी की, तो हम दोनों, हमारा गम एक जैसा है इस मौके। डॉक्टर साहब आप ठीक हैं? जिंदगी ठीक गुजर रही है? माशाल्लाह। अच्छा चलें, एक तो इस मौजू के हवाले से थोड़ा सा तो हमने बता दिया, लेकिन सबसे पहले आप हमें बताइए जो एयरबड्स हैं, ख़ास तौर पे एयरबड्स की बात करूँ, नॉट द हेडफोन्स, उसकी तरफ भी आते हैं, इनका इस्तेमाल करना कानों के लिए, हमारी समात के लिए कैसा है? देखें जी, जो भी नॉइज़ आप अपने कान में इंट्रोड्यूस करते हैं उसका एक इम्पैक्ट है। एक होता है नॉर्मल सुनना, एक होता है लाउड सुनना। इन जनरल एक कॉन्सेप्ट पाया जाता है सोसाइटी में कि जितने लाउड होगा म्यूज़िक उतना अच्छा लगेगा, उतना एक्साइटिंग होगा। यंगर जनरेशन को बहुत अच्छा लगता है, जो ओल्डर जनरेशन है उनको तो ज़रूरत पड़ जाती है क्योंकि ऊंचा सुनना पड़ता है। ठीक है, तो उसमें ये एक बिगिनिंग यहाँ से शुरू हो जाती है। और जब तक म्यूज़िक लाउड होता है और बच्चों को अच्छा लगता है या लोगों को अच्छा लगता है तो वो लाउड सुनते हैं। जब आप लाउड सुनना शुरू करते हैं तो आपका ब्रेन ट्यून हो जाता है लाउड सुनने का। फिर आम बातें उनको इतनी समझ नहीं आती। पर ईयरबड्स के 2-3 फैक्टर्स आ जाते हैं। एक तो उसकी क्वालिटी क्या है, उसका लाउडनेस लेवल क्या है, क्या उसके अंदर कोई AI इंट्रोड्यूस हो गई है कि नहीं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो कि उसको मॉनिटर कर सके।
اوکے. اور جو لوگ استعمال کرتے ہیں اور خاص کر بچوں میں جب دے دیتے ہیں آپ تو بچہ تو ٹوٹلی ڈسٹریکٹ ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. کیونکہ بچہ کی ناٹ ملٹی فنکشن. اچھا ڈاکٹر صاحب, از اٹ جسٹ اباؤٹ ایئر بڈس, یا پھر اگر آپ گاڑی میں, کچھ لوگوں کو گاڑی کے اندر بڑا تیز میوزک سننے کا یا اپنے روم کے اندر لاؤڈ اسپیکرس کے اوپر سننے کا بڑا شوق ہوتا ہے, تو از اٹ جسٹ اباؤٹ کہ ایئر بڈس کے اندر آپ تیز آواز میں میوزک سنیں گے تو فرق پڑے گا, یا پھر ویسے بھی اگر آپ لاؤڈ میوزک سن رہے ہیں, لاؤڈ نوائزز ہیں, اس سے بھی فرق پڑے گا؟ دیکھیں لاؤڈ نوائز جو ہے وہ انوائرمنٹ میں ڈسٹریبیوٹ ہو جاتا ہے, انلیس کہ آپ کے کان کے پاس ہو, لاؤڈ اسپیکر کے پاس آپ بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ وہاں کسی بھی کانسرٹ میں یا کسی مسجد میں کہیں پہ بھی لاؤڈ اسپیکر جہاں لگا ہوا ہے اور آپ اس کے پاس بیٹھے ہیں, جب آپ وہاں سے نکلتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے آپ کا کان قدرتی طور پہ سپریشن میں چلا جاتا ہے, آپ تھوڑا سا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو امپیکٹ. اور یہ ایکسپیرینس آلموسٹ ہم سبھی کرتے ہیں, لیکن میں ایئر بڈس پہ اسپیسیفک آپ کو چاہوں گا اس پہ ذرا فردر بات کریں. کوالٹی آف دیم, آپ نے کہا اگر اس میں اے آئی آ گئی ہے یا نہیں آئی. میں اسٹارٹ کرتا ہوں اس ایئر بڈ سے جو مجھے عام دکان سے ملتا ہے 1500-2000 روپے کا. وہ ایک سٹائل سٹیٹمنٹ بھی ہے چونکہ میں نے لگایا ہوا, یا جاگنگ میں مجھے ضرورت ہے گر نہ جائے اور ساتھ میں میوزک سن لوں یا کچھ بات کر لوں. اس کی کوالٹی اور اس ایئر بڈ کی کوالٹی جو بہت مہنگا ہے, امپیکٹ ایک جیسا یا فرق ہے؟ نہیں, there's a difference. There's a difference. ساؤنڈس جو ہیں ڈیجیٹل ہوتے ہیں یا اینالاگ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. ان میں ایئر بڈس بھی اینالاگ ہوتے ہیں یا ڈیجیٹل ہوتے ہیں. اوکے. جو اینالاگ ہے اس میں تو آپ یو ہیو نو کنٹرول, ٹھیک. جو ڈیجیٹل ہیں اس میں کنٹرول ہے. ٹھیک ہے. اور لوگوں نے اتنی سوفسٹیکیٹڈ بنا رہی ہیں, اب کمپنیز نے اچھے اچھے برانڈیڈ کمپنیز بنا رہی ہیں کہ بٹ ایز لانگ ایز یو ہیئر مور دین 85 ڈیسیبل لیول, مور دین 85 ڈیسیبل, ان کے اوپر لکھا ہوتا ہے ان کی رینج کیا ہے. اور جو ہیومن ہماری ہیئرنگ ہوتی ہے اس اراؤنڈ 20 ڈیسیبل کے آپ سنتے ہیں. ٹھیک ہے. دیٹس نارمل ہیئرنگ اپ ٹو 20 ڈیسیبل. اس سے زیادہ جو ہے وہ ہیئرنگ لاس میں آ جاتا ہے. اور اگر آپ کی ہیئرنگ پہلے سے ہی تھوڑی سی کم ہے اور اس آن ٹاپ آف دیٹ آپ لاؤڈ ایئر بڈس لگائے ہوئے ہیں, یو آر امپیکٹنگ یور انر ایئر. کان کے اندر قدرت نے کچھ سیلز رکھے ہوئے ہیں, ان کو آؤٹر ہیئر سیلز اور انر ہیئر سیلز کہتے ہیں. ٹھیک ہے. آؤٹر ہیئر سیلز کا کام یہ ہوتا ہے کہ اس کو وہ جیسے ہی لاؤڈ میوزک میں آ جاتے ہیں, لاؤڈ نوائز میں جاتے ہیں, شادی بیاہ ادھر ادھر, وہ سپریشن میں چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. پر وہ ٹیمپرری سپریشن ہوتی ہے, پھر قدرت کا نظام ایسا ہے کہ وہ ریکور ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. بٹ ایف یو آر یوزنگ دیز فار این ایکسٹینڈیڈ پیریڈ آف ٹائم, دیٹ مینس کہ 6 to 8 hours a day, then it causes. اچھا, the quality of earbuds. Let's suppose میں ایک مثال دیتا ہوں, ایپل کی میں مثال دیتا ہوں ان کے ایئربڈس کی. انہوں نے پہلا جو اپنا ایئربڈس لانچ کیا وہ ان میں سے ہوا گزر سکتی ہے آپ کے کان میں اگر آپ لگائیں. میں بالکل آسان الفاظ میں بات کروں. ریسنٹلی جو ان کا ریسنٹ ماڈل ہے اس میں جب آپ اسے پلگ ان کرتے ہیں, لگاتے ہیں, تو اس میں ہوا پاس نہیں ہوتی اور ایسا لگتا ہے کہ ایک تو باہر کی آواز بند ہو جاتی ہے اور اندر سے ان میں آواز آنا شروع ہو جاتی ہے, اور اوبویسلی وہ آڈیو بلاک ہو جاتی ہے. آڈیو بلاک. اس کا کیا امپیکٹ ہے ان دو کوالٹیز؟ اس کا تو بڑی سمپل سا امپیکٹ ہے کہ اگر آپ کو اپنی انوائرمنٹ کا نہیں پتہ چل رہا اور آپ کو صرف یہ ساؤنڈ ہی سنائی دے رہا ہے, تو باہر تو بہت کچھ ہو رہا ہوتا ہے اور اس سے آپ کو امپیکٹ ہو سکتا ہے ہیئرنگ لاس کا. اچھا. کیونکہ آپ کو یہ نہیں سمجھ آتی کہ اس کی لاؤڈنس کتنی رکھنی میں نے. وہ آپ کو آئیڈیا ہونا چاہیے کہ اس کی لاؤڈنس کتنی ہو. جیسے میں نے بتایا کہ اگر آپ 85 ڈیسیبل اینڈ ابو سنتے ہیں تو یو آر لائکلی ٹو ڈیولپ ہیئرنگ لاس. اور اگر آپ یوز کر رہے ہیں 6 to 8 hours a day, اور اگر آپ رات کو سوتے وقت بھی کر رہے ہیں تو it has an impact on your hearing loss. It has an impact on your brain. اچھا, میں ان لوگوں کے بارے میں سوچ رہی ہوں جن کی جابس اس طرح کی ہیں, جو کال سینٹرز میں کام کرتے ہیں, آل دا ٹائم ان کے کانوں کے اوپر ہیڈ فونز ہیں. ہماری اپنی جاب ہے. ہماری اپنی جاب اس طرح کی ہے. اچھا, ایک انسیڈنٹ میرے سامنے کچھ اس طرح سے بھی آیا کہ گھر میں اگر چھوٹا بچہ ہے, انفینٹ ہے ایک, اگر آپ کان میں کچھ سن رہے ہیں, کوئی بڑا بیٹھا ہوا ہے, ایڈلٹ بیٹھا ہے, ایک دم سے کچھ اچھا آیا تو اس کو سنانے کی کوشش کرتے ہیں. اگر ایک انفینٹ کے کان میں آپ ایئر بڈ لگا دیتے ہیں تو اس کا کیا افیکٹ ہو سکتا ہے؟ اس کا جی بہت امپیکٹ ہے, بیکاز اٹس ابھی بچوں میں ایئر بڈ آپ نے مینشن کر دیا, بہت اچھا کیا, لیکن اس کے ساتھ لوگ وہ سیل فون بھی دے دیتے ہیں, ادھر بج رہا ہے اور وہ دیکھ رہا ہے اور سب کچھ. اس کا میں نے لاسٹ پروگرام میں بھی مینشن کیا تھا کہ دس از ویری انفیکشیس اینڈ ویری ڈینجرس, کیونکہ چائلڈ گیٹس یوز ٹو کہ یہ مشین لگے گی, یہ لگے گا تو مجھے آواز آئے گی, ادروائز نہیں. تو اس کی کنسنٹریشن اس میں ہو جاتی ہے اور اس کی لرننگ ختم ہو جاتی ہے. وہ مشین ڈیپینڈنٹ ہو جاتا ہے. وہ ٹوٹلی وہ کہتے ہیں میں فیڈ ہی تب لوں گا. آپ پیرنٹس سے پوچھیں, اکثر یہ کہتے ہیں کہ جی یہ بہت ضدی ہے, یہ تو کھانا نہیں کھاتا, ملک نہیں پیتا, یہ نہیں پیتا, وہ نہیں, کہ پھر وہ سیل فون لگاؤ اور پھر اس میں کارٹونز ہیں, کارٹونز کے میوزک ذرا انٹرسٹنگ, آخر میں وہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ اس کو کھانا کھلانے کے لیے دینا ہی پڑے گا. اور یہ دس از دا پرابلم جو ہماری جنریشن کو سوچنا چاہیے کہ ینگر جنریشن کو اس میں نہ ڈالیں.
جب آپ انفینسی سے سٹارٹ کر دیتے ہیں امپیکٹ، تو اس کے بعد وہ اسکول جاتا ہے. جب تک وہ اسکول جاتا ہے ہی سو یوز ٹو دس، اسکول میں ٹیچر کی آواز سمجھ ہی نہیں آتی آپ کو. ٹھیک ہے. آپ کی ہیئرنگ آلریڈی اسٹینڈرڈ سے تھوڑی سی کم ہو جاتی ہے. دیر آر سرٹن ایئر بڈس یا یہ جو ہیئرنگ ڈیوائسز ہیں، خاص طور پہ میوزک کے پوائنٹ آف ویو سے میں بات کر رہا ہوں، وہ وائرلیس ہیں آج کل، زیادہ اس کا ٹرینڈ ہے. لیکن ارلیئر دے ور ود دا وائرز. اب بھی میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا ہے کہ دے فیل مور کمفرٹیبل ود دا وائرڈ ہینڈ فریز. کہتے ہیں کہ تار والی جو ہے نا، اس کے زیادہ کمفرٹیبل ہوتے ہیں وہ لوگ، بات کرتے ہوئے بھی اور سنتے ہوئے بھی. اس کا ہماری سماج سے کوئی تعلق ہے؟ جو لیٹسٹ ٹیکنالوجی آج کل ہے جو بلوٹوتھ کے ذریعے آپریٹ ہو رہا ہے، ایکچولی میرا اشارہ بلوٹوتھ کی طرف ہے، بیکاز دیر آر سرٹن سم ہاؤ ریز کنیکٹیوٹیز انوالوڈ. از دیر سم تھنگ ٹیکنیکل ان دیٹ، یا دونوں کا اثر اس میں اس جسٹ انٹینسٹی آف دا ساؤنڈ. اگر انٹینسٹی آف دا ساؤنڈ جیسے ہماری نارمل کانورسیشنز ہیں 40 45 50 ڈیسیبل پہ ہم لوگ بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اگر آپ کے کان کے اندر آپ وہی ساؤنڈ دے رہے ہیں اور وہ اس سے ہائی ہے، از گوئنگ ٹو سپریس یور ایئر. ٹھیک ہے. اور امپیکٹ اور تھوڑی دیر کے لیے تو آپ ڈسٹریکشن علیحدہ بات ہے کہ آپ کا کان جو ہے نا اونچا سننے کا عادی ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور جو نارمل کانورسیشن اتنی اونچی ہوتی نہیں ہیں، اس لیے I wish ڈاکٹر صاحب جتنا دھیرے آپ بولتے ہیں ہم بھی ایسے بولیں، اتنا کام آج ہمارے ساتھ ایک لائیو کالر ہے. We need to scream on screen. ہمارے ساتھ ایک کالر ہے، لائیو کالر ہے محمود ہے لاہور سے. محمود تھینک یو سو مچ فار کالنگ. بتائیے گا کیا سوال ہے آپ کا؟ یہ ہے کہ اپنا میرا دائیں کان سے میں صحیح سنتا ہوں اور بائیں کان سے صحیح نہیں سنتا، حالانکہ بائیں طرف مجھے کوئی ایسی کوئی ڈیزیز بھی نہیں ہے، کوئی بیماری بھی نہیں ہے کوئی انڈیکیٹ ہوئی. تو اب مجھے آئی جسٹ وانٹ ٹو فائنڈ آؤٹ دی ریزن کہ اس کی کیا وجہ ہے اور اس کو کیسے امپروو کیا جا سکتا ہے. دائیں کان سے صحیح سنتے ہیں، بائیں سے صحیح نہیں سنتے، کہتے ہیں کوئی بیماری بھی نہیں ہے. جی تھینکس ٹو دا ایئر بڈس کہ اس سے ہمارے پیشنٹ زیادہ ہو گئے. اوہ اچھا، اکثر لوگوں کو پتہ یہ بھی اس وجہ سے ہے. یہ ان لوگوں کو پتہ چلا کہ ہمیں ایک کان میں کم سنائی دیتا ہے. اچھا. And I just tell you my experience while I was working in Canada. A 40-year girl comes, is a teller at the shop somewhere, supermarket میں، اور وہ کہتی ہے کہ I can't hear from this side. میں کہا how long have you known this? کہتی I don't know. When the earbuds came in, his hands-free eye, then I put them on, then I figured out that I don't hear from this. نہیں ڈاکٹر صاحب، آپ تو جیسے عائشہ نے کال سینٹر والوں کا ذکر کیا، ہم ہیں کال سینٹر والے ہیں، یہ ہماری کیمرہ ٹیم ہے، ہمارے پروڈیوسرز ہیں، ہم سب ہیڈ فونس پہ چل رہے ہیں، ہماری لائف اس کے آس پاس گھومتی ہے، دن میں 4-5 گھنٹے تو چلتے ہیں. اچھا، اور صرف یہ نہیں، ہم یہاں سے نکلنے کے بعد کان میں بھی کان میں لگا لیتے ہیں. ہمارے ایڈیٹرز جو ایڈیٹنگ ہمارے شوز کرتے ہیں، ان بیچاروں کا بھی یہی کام ہے. از دیر اینی اسپیسیفک میئرز جو ہم لے سکتے ہیں، خاص طور پہ اس فیلڈ کے لوگ جن کا تعلق ہی اس سے ہے؟ کچھ گائیڈ کر دیں کہ کتنی آواز ہونی چاہیے. ڈاکٹر صاحب زیادہ پیشنٹس بھی ڈاکٹر صاحب آپ کے اسی فیلڈ سے ہوں گے. میرے پاس کافی پیشنٹس آتے ہیں، میں تو سوچ رہا ہوں کہ پیشنٹس ایڈ ہو رہے ہیں میرے. ایکچولی یہ ہے کہ اگر آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ ابھی تک آپ نے جتنا یوز کیا ہے اس کا کوئی امپیکٹ ہوا ہے، تو آپ کو ایک بیس لائن ہیئرنگ ٹیسٹ کروا لینا چاہیے. ٹھیک ہے. بیس لائن ہیئرنگ. بیس لائن یو کین آلویز ریفر ٹو دیٹ آفٹر 4 years 5 years 6 years، جب آپ سوچیں گے کہ اب امپیکٹ ہو گیا. جنرلی نیچر کا میکینزم یہ ہے کہ جب آپ نوائز ایکسپوجر ہوتا ہے تھوڑی دیر کے لیے سپریشن ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے. جب آپ اس نوائز سے باہر آتے ہو پھر ریکوری ہو جاتی ہے ایئر کی. یہ ایک نیچرل پروسیس ہے. ٹھیک ہے. بٹ اف یو آر ایکسپوز ٹو سڈن لاؤڈ ساؤنڈ، گن شاٹ فائر، بومبارڈمنٹ، سم تھنگ لائک دیٹ blast، you can just destroy your hearing. If you are in the nearby, it will tear off your وہ جو کہتے ہیں کان کے پردے پھٹ جانا، جی ہاں، وہ جو کان کا پردہ پھٹ جانا وہ اس پردے کی زیادہ بات نہیں کرتے، وہ اندر والا جو سسٹم ہے. اور یہ irreparable ہے ڈاکٹر صاحب؟ irreparable. اوہ مائی گاڈ. کان کا پردہ باہر والا پھٹ جائے تو ریپیئر تو ہو جاتا ہے، لیکن اگر انر ایئر آپ کا ڈیمیج ہو جائے تو وہ ریپیئر نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. تو ہم حتمی طور پہ اس نتیجے پر پہنچے، سیگمنٹ ختم کرتے ہیں کہ اگر آپ ایئر بڈز یوز کر بھی رہے ہیں، اٹس ناٹ اباؤٹ دا کوالٹی آف ایئر بڈز، اٹس اباؤٹ دا ایکسپوجر، آواز کتنی لاؤڈ ہے. اور ایک اور چیز پیرنٹس کے لیے کہ اگر آپ کے بچے ہیڈ فون سن رہے ہیں، ایئر بڈز یوز کر رہے ہیں، اینڈ یو آر سٹنگ اکراس دا صوفہ 2 میٹر کے ڈسٹینس پہ اینڈ یو کین ہیئر اٹ، اٹس ٹو لاؤڈ. اوکے. دیٹس ویئر یو ہیو ٹو اسٹاپ دیم. بچے تو اس چیز کو زیادہ بہت زیادہ ایکسپوز بھی کرتے ہیں، شو آف بھی کرتے ہیں کہ دیکھیں ہم تیز بچوں کے معاملے تو احتیاط کرتے ہی نہیں. ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ فار یور پریشیس ٹائم. آپ تشریف لائے، جب بھی آپ کو بلاتے ہیں آپ تشریف لاتے ہیں اور اہم باتیں بتاتے ہیں. ڈاکٹر سجاد ہمیں تھے کہ آپ کے لیے احتیاط کتنا ضروری ہے، ہمارے لیے بھی، خاص طور پہ اگر آپ ڈیوائسز سے کنیکٹڈ ہے، جاب آپ کا ہے. سن لیں لیکن تھوڑی آواز کم رکھیں سو دیٹ آپ کو بہت زیادہ فرق نہ پڑے. لائن ٹیسٹ کروانے ہیں. جی اپنا بیس لائن ٹیسٹ کروا لیں. ڈاکٹر صاحب نے کہا اگر آپ کو فیل ہو رہا ہے تو ضرور ایک کوئک بریک لیجیے، بریک کے بعد واپس آئیں. بریک پہ نہیں جائیں گے، اس سے پہلے ہمیں کچھ جو شارٹ سٹوریز انٹرسٹنگ سٹوریز وہ بتانی ہیں. سب سے پہلے ایک خبر جو ہے وہ ہم دے دیتے ہیں، ایک سیڈ نیوز. اسماعیلی برادری کے روحانی پیشوا پرنس کریم آغا خان انتقال کر گئے ہیں. ان کی عمر
परस्त थी और उनका इंतकाल पुर्तगाल में हुआ। वेरी सैड न्यूज़ जी। बहुत बड़े फिलैंथ्रोपिस्ट थे, पूरी दुनिया के अंदर इनका जो नेटवर्क है आगा खान डेवलपमेंट नेटवर्क, उसके ये बानी भी थे, वो पूरी दुनिया में चलता है। प्रिंस करीम आगा खान को हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से निशान पाकिस्तान भी दिया गया। आगा खान साहब की बहुत सारी यूनिवर्सिटी, स्कूल्स, बहुत सारी ऐसी चीज़ें दुनिया भर में जो चल रही हैं और इंसानी खिदमत के हवाले से बहुत बड़ा नाम था। आज हम में नहीं रहे तो हमने कहा ये खबर आप तक पहुँचाएँ, और जो उनकी कम्युनिटी है, जारी बात है, वो उसका शोक भी मना रही है उनकी इस डिमाइस पूरी दुनिया में उनकी पूरी दुनिया में हो। और हम खुद में बहुत एहतराम है, इंसानियत के लिए बड़ा काम किया इन्होंने। आगे बढ़ते हैं और एक और खबर जो कि मशरिक वस्ता के हवाले से है और अमेरिकन प्रेसिडेंट के हवाले से है। रोज़ एक नया धमाका करते हैं, रुक के नहीं दे रहे हैं। ऐसा लगता है कि आते ही उन पे वो जो खौल है ताकत का वो चढ़ गया है। अब कहते हैं गज़ा पे कब्जा करेंगे और लंबे अरसे तक रखेंगे। पैलेस्टाइन के और फ़लस्तीनियों के पास गज़ा छोड़ने के अलावा कोई चारा नहीं है। उर्दन और मिस्र गज़ा के फ़लस्तीनियों को अपने पास रखें। लाजमी नहीं कि इसराइल की गज़ा में आबादकारी की हिमायत की जाए, लेकिन उन्होंने कहा कि अमरीका गज़ा पट्टी पर कब्जा करके उसे अपनी तहवील में लेगा, उसे रीबिल्ड करेगा। और मैं एक मुख्तलिफ गज़ा देखना चाहता हूँ। डोनाल्ड ट्रंप की वो मुख्तलिफ बात तो नहीं है जो बेंजामिन नेतन्याहू करते हैं। आई थिंक इट्स द सेम थिंग। और ये वो वाली बात भी नहीं है जो प्रेसिडेंट बनने से पहले ट्रम्प किया करते थे। वो कहते थे मैं आते साथ ये सारी जंगें जो हैं वो ख़त्म कर दूंगा। बहरहाल कॉन्फ्लिक्ट वहीं का वहीं है, इसराइल और फ़लस्तीन का। और अब ये कहा गया है ट्रम्प की जानिब से कि जल्द ही जो अब्राहम मुआहिदा है, अब्राहम अकॉर्ड है, उसको तस्लीम कर लेंगे। उन्होंने इस उम्मीद का इजहार किया है। अब ये अकॉर्ड जो है वो है अरब ममालिक और इसराइल के दरमियान जो है जो उनके बायलैटरल ताल्लुकात हैं उनको नॉर्मलाइज किया जाए। बहरहाल जी अब ये नई खबर आई है, ट्रम्प की जानिब से एक नया ऐलान सामने आया। उन्होंने ये भी कहा कि सऊदी अरब ने गज़ा से फ़लस्तीनियों की बेदखली को मुस्तरद कर दिया है और सऊदी काबीना ने कहा है कि आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम से मुतालिक अपने मौक़िफ़ पर कायम रहेंगे। फ़लस्तीनी रियासत के कायम के बगैर इसराइल के साथ ताल्लुकात कायम नहीं करेंगे। ये इब्राहिम अकॉर्ड के बारे में जो ट्रम्प ने कहा उसके जवाब में उन्होंने जवाब दिया। कल ट्रम्प ने सऊदी हुकूमत से बड़ी उम्मीदें जाहिर की। उन्होंने कहा कि वी आर वेरी पॉजिटिव और इसमें हमें हेल्प करेगा सऊदी अरब, लेकिन हुकूमत इसके मुखालिफ बात कर रही है। ये जंग मुसलसल फ़लस्तीनियों ने लड़ी है, अपनी नस्लें कुर्बान की हैं। एट नो पॉइंट आई बिलीव दे वुड बी एग्रीड। इतने जुल्म सहने के बाद, नस्लें कुर्बान करने के बाद, लाखों शौदा के बाद कोई वो इस पे एग्री करे कि somebody else कम्स इन और उस पर कब्जा कर ले। देखते हैं क्या सूरत हाल बनती है, लेकिन ट्रम्प रुक के नहीं दे रहे हैं। और जो बेंजामिन नेतन्याहू हैं वो बड़े पुरुमीद भी हैं ट्रम्प के इस रवैये से। इस सूरत हाल से हमारी दुआएं, बेस्ट विशेस, हर किस्म की इखलाकी सिफारती मदद जो हम कर सके पाकिस्तान वो फ़लस्तीनियों के साथ है। और सबसे बढ़कर तो दुआ है कि अल्लाह उनकी मुश्किलात आसान करे। फ़लस्तीनियों के साथ भी है और कश्मीरियों के साथ भी है। अब एक ब्रेक लेनी है जी, ब्रेक से वापस आएंगे तो कुछ मज़ीद बात करेंगे। स्टे विद अस। जी ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज का जो है इस सेगमेंट के लिए जो हमने चुना वो है इंसानों की शख्सियत, और इंसान की शख्सियत जो है उसके पीछे साइकी क्या होती है, क्यों हम शो ऑफ करते हैं, ऐसी क्या वजह है जिसकी वजह से हम ये सोचते हैं कि हम ऐसे हैं नहीं, लेकिन हमें सोशल मीडिया पर या दुनिया को दिखाना ऐसा है कि हमारे पास गाड़ी भी बहुत अच्छी होनी चाहिए, चाहे हमारे पास पैसा नहीं है। उधार लेकर दूसरों को जो है ना हमने दिखाना होता है कि मुझे घड़ी भी अच्छी पहननी है, मुझे ब्रांडेड कपड़े भी पहनने हैं, मेरे जूते भी अच्छे होने चाहिए। कुछ सदका खैरात जो है वो भी कर रहा होता है और उसके पीछे जब हम जाकर देखते हैं लोग बड़े-बड़े जानवरों की कुर्बानी करते हैं। समटाइम्स हम ये भी देखते हैं कि वो उधार लेकर भी किया जा रहा होता है। तो इसके पीछे साइकी क्या, आपने सोचा कि इस टॉपिक को थोड़ा सा एक्सप्लोर किया जाए और इस पर बात की। मतलब फ्रेंकली स्पीकिंग कुछ मौज़ूआत बड़े नाजुक हो जाते हैं, लेकिन कुछ लोग फ़राइज़ की अदायगी में भी ना, जैसे बार बार हज अदा करना, उम्रे पे जाना, बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं इसमें। जी ये क्यों होता है? क्या ये साइकोलॉजिकली कोई बीमारी है या हमारे माशरे में ये बीमारी सरैयत कर चुकी है? इस्लामी नुक्ता निगाह से इसकी क्या अहमियत है? सब पे हमने बात करनी है। सबसे पहले हमारे साथ माहिर नफ्सियात हैं सोबिया खतीब, स्टूडियोज़ के अंदर ज्वाइन कर रही हैं। आप अपने हमारे शोज़ में उनको देखते हैं, उनको वेलकम करेंगे। थैंक यू सोबिया फॉर बीइंग विद अस, बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए, आपने वक्त दिया। और हमारे साथ फ़ाहद काज़मी साहब मौजूद हैं, बहुत पर्टिनेंट शख्सियत है, बहुत ज़बरदस्त सोशल और इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से मामलात को हमारे लिए एलेबरेट करते हैं। तो आज फ़ाहद भाई को वंस अगेन हमने मदऊ किया। फ़ाहद भाई आपका भी बहुत शुक्रिया। और मैं सोबिया की इजाज़त से आपसे ही शुरू करूंगा, बिकॉज आप हमारे स्टूडियोज में नहीं हैं, तो ऑब्वियसली मैं चाहता हूं कि पहले आप इस पे बात करें, थोड़ा सा हमारे लिए इस टॉपिक को एक्सप्लेन कीजिए, खोलें कि रिलीजियस पर्सपेक्टिव से और सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से वेयर डू वी स्टैंड ये शो ऑफ कल्चर को लेकर। जी थैंक्स अ लॉट इमरान, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। और बात यह है कि रिलीजियस फ्रेमवर्क में तो शो ऑफ कल्चर की किसी किस्म की भी कोई गुंजाइश नहीं है। हमारे यहाँ जिसको हम तकवा कहते हैं, तहारत कहते हैं, या तज़किया नफ्स कहते हैं, या इवन पॉजिटिव हमारी जो डीड्स हैं, जो मामलात में हुकूकुल्लाह, हुकूकुल इबाद के फ्रेमवर्क में, उस सब में दिखावे की बहुत सख्त ममानियत है, रिजेक्शन है।
कुरान की ऐसी बहुत सी आयात हैं सूरह बकरा में, दीगर मकामात के ऊपर कि कोई शख्स जो है जब दिखावे के तौर पे लोगों की मदद भी करता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको भी रिजेक्ट करते हैं। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सेइंग्स हैं कि क़यामत में शहीद को, स्कॉलर को, सखी को, जेनरस को खुदा ताला इसलिए रिजेक्ट करेंगे कि वो शहीद इसलिए हुआ कि वो अपनी बहादुरी की धाक बिठाना चाहता है, या वो जेनरोसिटी इसलिए कर रहा था कि वो दुनिया को बताना चाहता था कि मैं बहुत सखी हूँ, या वो इल्म की बात इसलिए कर रहा था, लोगों को दीन इसलिए सिखा रहा था कि लोग उसको बहुत अलामा कहें, लोग उसको स्कॉलरली कहें। तो जब दीनी फ्रेमवर्क में, दीन के मामलात में दिखावा इतना सख्त नापसंद है, तो आप इमेजिन करें कि जो दुनियावी मामलात हैं उसमें दीन के फ्रेमवर्क में कितनी ज़्यादा ये नापसंदीदा बात होगी। अब इसका जो नफ्सियाती पहलू है, ऑल्दो जो हमारे साथ स्कॉलर मौजूद हैं वो बेहतर इसको एलैबोरेट करेंगी, बट फ्रॉम अ डिटैच्ड स्पेक्टेटर्स पॉइंट ऑफ व्यू मुझे लगता है कि हमारी अपनी इनसिक्योरिटीज होती हैं, उन इनसिक्योरिटीज को हम ओवरकम करने के लिए ये दिखावा और शो ऑफ एक प्रिटेंशियस अपनी आइडेंटिटी बनाते हैं। हमारी जो ट्रू आइडेंटिटी होती है, हमारी जो सही शनाख्त होती है, असली शनाख्त होती है, मगर ये जो हमारी अपनी इनसिक्योरिटीज हैं, और फिर एक हमारे अंदर एटीट्यूड पैदा होता है पीपल प्लीजिंग का, कि हम लोगों को खुश करना चाहते हैं, हम लोगों की टर्म्स पे जीना चाहते हैं, अपनी टर्म्स पे जीना नहीं चाहते। फसाड है, एक झूठ है। अच्छा जिसके अंदर ये चीज भी यहाँ पर माइंड में आती है, जहन में आती है कि इज इट जस्ट अबाउट पीपल प्लीजिंग, या फिर आप अपनी ओन स्किन के अंदर इतने कंफ नहीं हैं कि आपको एक दूसरे शख्स का लिबादा ओढ़ना पड़ता है। तो ये सवाल मैं लेके सोबिया के पास आ जाती हूँ। सोबिया, अगेन ये सिर्फ पीपल प्लीजिंग की बात है कि दूसरे मुझे पसंद करना शुरू हो जाएं, क्योंकि ऐसे लोग भी हैं जो शो ऑफ भी कर रहे होते हैं, नजर आ रहा होता है, लेकिन वो पीपल प्लीजिंग भी नहीं कर रहे होते, वो अपने आप को दिखाने के लिए कि भाई हाँ आई एम बेटर देन दिस और आई एम बेटर देन यू, ये उनका एटीट्यूड होता है। जंग उसे कहते हैं ना हम, अंदर की एक ऐसी लड़ाई जिसमें रियल और जो आइडियल सेल्फ के अंदर जो एक उनकी कश्मकश है, खुद से आशनाई जो है, सेल्फ वर्थ जिसकी है, या कॉन्फिडेंस जितना है, या लोगों से कनेक्ट, या लोगों से वाह वाह कहलाने की जो जुस्तजू है, ये सारी की सारी हम इसे मैं 3 लेवल्स पे हमेशा डिस्ट्रीब्यूट करती हूँ। मैं कहती हूँ, एक रूह के अंदर चलती बीमारी, नफ्सियात के अंदर चलती आपकी कश्मकश, जुस्तजू, चाहतें, विशेज़, वांट्स, और उसी के साथ सोशल प्रेशर के साथ बिल्ड हुआ पूरा मिजाज आपको एक इस ऐसी लग्जरियस ट्रैप में फंसाता है ना, जिसका आपको पता भी नहीं होता और आप उस ट्रैप में होते हैं, आप उस साइकिल के अंदर जूझ रहे होते हैं। और ये सारा का सारा नेचर कनेक्ट करता है आपकी सारे साइकिल्स ऑफ लाइफ के अंदर। ये जो हम कह रहे हैं ना कि आज पूरा का पूरा हम इतना ज़्यादा क्यों इस मिजाज के अंदर आ गए, ये मिजाज सालों से नहीं सदियों से बिल्ड हुआ है। पहले की हिस्ट्री की अगर हम देखें तो हिस्ट्री के साथ आपकी फिलॉसफी और साइकोलॉजी बिल्ड होती है, नुमाइश की जाती थी जेवरात की, बड़े बड़े घरों की, अपनी जो भी प्रॉपर्टी है उसके साथ। तो मेटलिस्टिक अप्रोच बिल्ड जिस हद तक हो चुकी है ना, तो आप ऑब्जेक्टिफाई हो चुके हैं। इंसानी जो कल्चर, जो हम जैसे कहते हैं ना, ये पूरा का पूरा जिस्म, माइंड, ये ऑब्जेक्टिफाई तो कहीं ना कहीं हम उसके ज़ेरे असर हैं अब तक, ये कह सकते हैं हम एक्सटेंसिवली, हम उसे कहेंगे कि गहराई तक हमारे हर सेल, डीएनए, आरएनए तक ये सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट। देन हमारा जो ये जो सोशल फैब्रिक है, जिसका शिकार भी हम और मैं और आप हम सब हैं, और कहीं ना कहीं हम उसको चैलेंज भी कर रहे हैं यहाँ पे बैठकर। उसका कितना रोल है इसके अंदर? क्या वो सोशल फैब्रिक मैं और आप बाय आवर नेचर्स बना रहे हैं, या वो ऑलरेडी इतना हेविली हमारे आसपास बिल्ट है, हमें उसके बगैर हमारा सर्वाइवल मुश्किल हो रहा है? रीजन क्या है इसका? अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ना, फैक्टर्स तो बहुत ज़्यादा हैं। हम खुद भी चाह रहे हैं, सोसाइटी भी उसी तरह से बिल्डअप हो रही है, कुछ तोड़ना चाहते हैं, कुछ नहीं तोड़ना चाहते। चेन ब्रेकर के लेवल पे हम हमेशा कहते हैं ना, तो वो जो चेन ब्रेकर हम जैसे लोग बीच में आके कहते हैं, इदराक होना भी तो जरूरी है ना। इदराक ही नहीं है कुछ लोगों को, हम समझते ही नहीं है ये बुराई है। तो जब हम समझेंगे नहीं तो हमारा जो इंटरनल वर्ल्ड और एक्सटर्नल वर्ल्ड का जो कन्फ्लिक्ट है, हम हमेशा कहते हैं ना, जंग वहाँ छिड़ती है जहाँ कन्फ्लिक्ट अराइज होता है, चाहे वो आपके अपने अंदर का है या माशरे के साथ है आपका। तो आपकी नफ्सियाती मिजाज के अंदर जब आपको ये एक्सेप्टेंस ही नहीं है कि ये मिजाज आपको लॉन्ग टर्म में इतनी खराबी की तरफ लेके जाएगा, तब होती हैं बीमारियाँ। अब हर तीसरा बच्चा स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन के अंदर हम कहते हैं, हम खुद भी इस चीज़ के 2-4 हो रहे हैं, लेकिन हम मैनेज्ड हैं।
क्योंकि हमें थोड़ी सी चीज़ें बेस लाइन, हम ग्रॉस रूट लेवल पे कहीं ना कहीं कनेक्टेड हैं, लेकिन जो आने वाला दौर है, जेन ज़ी का हम जिक्र हमेशा करते हैं हर प्रोग्राम के अंदर, वो बच्चा इस लेयर के अंदर से इवॉल्व नहीं हुआ, वो डायरेक्ट जंप किया उसने। एक फातिमा, इसमें जो ये जो ग्रेटिट्यूड फैक्टर है, जो हम लैक करते हैं कहीं ना कहीं, ये कितना इंपॉर्टेंट है फिर? और क्या ये बिल्ट इन हमारे अंदर कहीं हमारे वालिदैन ने डालना था, नहीं डल पाया, कि हम इस सोशल फैब्रिक जिसका हम जिक्र कर रहे हैं उसका शिकार हो गए? क्योंकि अभी तो सर्वाइवल मुश्किल है ना जी, अभी तो आप अगर नहीं चलते तो आपको आउटडेटेड कहा जाता है, ऑब्सोलीट कंसिडर किया जाता है अगर आप उस रॉ में नहीं बह रहे। 4 कजन्स के पास अगर 1300 सीसी की गाड़ी है, आप 800 सीसी गाड़ी में नहीं जा सकते। मलंग का टैग भी लग जाता है। मलंग का टैग भी लग जाता है, ये तो मलंग आदमी है। तो हाउ टू सर्वाइव इन ऑल दिस? देखें, ये बहुत ही डिस्कशन इंपॉर्टेंट जंक्शन पे चली गई है। बुनियादी तौर पे इसको अगर हम एक बड़े फ्रेमवर्क के साथ कनेक्ट करें ना, तो डार्विनिज्म का जो फ्रेमवर्क था, डार्विनिज्म का फ्रेमवर्क जब सोशियोलॉजिकल डार्विनिज्म बना, जब हमने ये कहना शुरू किया सर्वाइवर ऑफ द फिटेस्ट, कि मैंने compete करना है और जो सबसे ज्यादा फिट है वही सबसे आगे जाएगा और वही तरक्की करेगा, तो ये जो कंपेटिटिव स्ट्रीक आ गई है कि मैंने ज्यादा माल बनाना है, मैंने ज्यादा शोहरत इख्तियार करनी है, मैं वरना सरवाइव नहीं करूंगा, ये है वो बीमारी जिसने हमारी रूहानियत को कुचला है। और जब रूहानी इक़दार कुचली गई हैं तो आपको एक रैट रेस, एक मैड रैट रेस नजर आ रही है। इमरान, आपने भी, मैंने भी, अपने जब बुजुर्गों से हम बात करते थे तो रिलेटिवली चीजें बहुत मुख्तलिफ थी। इस वक्त चीजें बहुत ज्यादा मुख्तलिफ हैं। मैं सिविल सर्वेंट्स की गैदरिंग्स में जाता हूँ तो एक ही बात हो रही होती है, मैंने फलानी पोस्टिंग लेनी है, फलानी असाइनमेंट लेनी है, मैं क्या करूँ, नेविगेट करूँ, मैं आगे चलूँ। इसी तरह और भी जो हमारी ब्यूरोक्रेसीज हैं, एक कंपटीशन है। आप किसी आम आदमी के पास बैठेंगे, वो कहेगा जी कौन सी सोसाइटी में प्लॉट जो है वो आजकल मिल रहा है, मैं वहां इन्वेस्ट करूं, कैसे मुझे माल ज्यादा मिले। हर जगह आपको एक रैट रेस नजर आ रही है। और इसके पीछे ये जो मॉडर्न पैराडाइम है, सोशियोलॉजिकल डार्विनिज्म, कि मैंने compete करना है, अगर मैं compete नहीं करूंगा तो मैं एक्सटिंक्ट हो जाऊंगा, मेरी जो स्पीशीज है वो नहीं रहेगी। नफ्सा नफ्सी का जो जमाना है, ये इम्पल्स है जो इसको क्रिएट कर रही है। अच्छा, ये नफ्सा नफ्सी का जो आलम है, उसके अंदर एक पहलू ये भी मेरे जहन में आता है कि क्या हम जज करने में जल्दी कर देते हैं? क्योंकि एक तरफ तो अगर कोई इंसान शो ऑफ कर रहा है, अगर हमें लगता है कि वो शो ऑफ कर रहा है, तो एक तो ये कि उसकी नीयत का भी मामला है, और जब नीयत का मामला आता है तो वो अल्लाह और उसके दरमियान का मामला हो जाता है, और हम नहीं जानते कि सामने वाला बंदा सिर्फ शो ऑफ कर रहा है या फिर वो अल्लाह ताला की रजा के लिए कर रहा है। क्या हम जल्दी जज भी करना शुरू कर देते हैं, उसको परसीव करना शुरू कर देते हैं कि ये बंदा तो शो ऑफ कर रहा है, चाहे उसका मकसद ना हो शो ऑफ करना? देखें, नियतों के हाल तो ऑफ कोर्स अल्लाह ताला जानते हैं, मगर दीन के फ्रेमवर्क में भी या सोसाइटी के फ्रेमवर्क में भी हुक्म तो जाहिर पे लगेगा ना, जो मैं चीज देख रहा हूँ, जैसे वो चीज हो रही है। तो अगर एक शख्स कोई अच्छे काम कर रहा है, क्या माशरे में बिगाड़ भी पैदा करता है ये शो ऑफ करना? एब्सोल्युटली। देखें, एक आदमी, मतलब मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, एक फर्द रिलीजियस नाम पर एक गैदरिंग करता है या वो हज पे जाता है और वो हर साल हज पे जा रहा है, तो दीगर लोगों के अंदर एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स पैदा होता है, फिर एक सेंस ऑफ कंपटीशन पैदा होता है, यार इसने हज किया, मैंने क्यों नहीं किया, ये 4 कर रहा है तो मैं 4 क्यों नहीं कर रहा, इसने हज के लिए काफिला बना लिया है, 10 लोग ये हर साल इसके साथ हज पे जाते हैं, मैं 15 लेके जाऊंगा। मतलब हम इस तरह के लायानी कंपटीशन के अंदर जा चुके हैं कि वो जो दीन की स्पिरिट थी, वो जो रूहानी स्पिरिट थी, वो बिल्कुल मफकूद हो गई है। तो गो के बज़ाहिर हम काम अच्छे ही कर रहे हैं, मगर वो अच्छे कामों के अंदर भी ऐसी प्रिटेंशियसनेस आ चुकी है, एक ऐसा शो ऑफ आ चुका है कि वो उस अच्छे काम की अच्छी स्पिरिट से बहुत दूर चला जाता है। और बहुत अच्छे से अगर आप बिजनेस वर्ल्ड आप एक्सप्लेन करें, मैं चाहता हूं, हम थोड़ा सॉल्यूशंस पे भी आए, हमने बहुत अच्छे पॉइंट्स को पॉइंट आउट किया, और मैं सभी आपसे स्टार्ट हाउ टू गेट रिड ऑफ इट। अगर कोई पॉइंट ऐड करना चाहे तो आप कर लीजिएगा इस पे भी, लेकिन निकलें फिर इससे कैसे, आहिस्ता आहिस्ता कैसे अपनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करें कि लोग हमें साईं भी ना कहें, सूफी तो कह दें तो अच्छा ही है, लेकिन वो सूफी उस कॉन्टेक्स्ट में नहीं कहते, दुनिया से हटा हुआ आदमी के तौर पे मलंग कहते हैं। पता कैसे चले कि हम शो ऑफ निकले कैसे कि दुनिया के साथ सिंक भी रहे और शो ऑफ फैक्टर भी जो आप कर रहे हैं ना, उसके साथ लॉन्ग टर्म में आप खुशी महसूस कर रहे हैं या नहीं कर रहे, इसको जोड़ लें पहले। और ये बहुत मुश्किल प्रोसेस है, ये आसान नहीं है, कहने में बहुत आसान है कि मैं कह देती हूँ नहीं बस जहाँ देखें आप हैप्पीनेस, और हैप्पीनेस भी कौन सी वाली, क्योंकि हमें हर चीज़ पे तो डोपामिन स्पाइक चाहिए ना आजकल की दुनिया में। हमें लगता है कि ये मैं खरीद लूँगा तो मैं बिल्कुल यशी की ज़िंदगी गुजारूंगा, हत्ता कि इसके बाद फिर
अगली चीज़, फिर अगली चीज़, वो वार्डरोब में पड़ी रहती है, फिर इसी तरह गैराज में खड़ी रहती है, फिर अगली की। ये जो रेस है ना, इंसानी फितरत का एक पूरा अमल है, लेकिन उस रेस के साथ रुकने का जो अमल है ना, वो ज़रूरी है। टेक अ पॉज। मैं हमेशा अपने क्लाइंट से कहती हूँ, बेबी स्टेप्स से शुरू करें। जहाँ पे आपको लगे कि आप पीयर प्रेशर के अंदर या सोशल प्रेशर के अंदर, मेरे पास सुसाइड्स के केसेस भी आते हैं ना, जब अटेम्प्ट्स करके कि अब मेरी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं रहा, अब मैं तो ख़त्म कर देता हूँ, कौन है मुझे प्यार करने वाला, या कौन है, मेरे पास तो फ़ोन नहीं है, गाड़ी नहीं है, ब्ला ब्ला ब्ला, इस तरह की। मैं कहती हूँ, डू यू हैव योर गोल इन लाइफ? ये गोल्स के रिलेटेड है, एक्चुअली यही चाहिए? नहीं, मेरा फलां दोस्त कहता था फलां। तो हमें इस प्रेशर से ना, हमें मटेरियलिस्टिक गोल से निकलना पड़ेगा। मटेरियलिस्ट किसको नहीं चाहिए गाड़ी, ठीक है, लेकिन गाड़ी के बाद का जो सफर है आपकी सेटिस्फेक्शन का, और फिर उस पर टिक जाने का, और उसके साथ खुशी महसूस, रिश्तों को भी, ये बड़े कम्प्लेक्स है, मैं आसान हल की तरफ आती हूँ। एक बड़ा पॉइंट फिनोमिनन है, इसी के अंदर ज़िमनी सवाल है। जैसे हम वेस्टर्न वर्ल्ड की बात करते हैं ना, अक्सर हम वेस्ट को इसलिए अप्रिशिएट करते हैं, यार कुछ भी पहन लो कोई नोटिस नहीं करता, नो वन केयर्स। और हमारे यहाँ सर से पांव तक, और खवातीन में ही बहुत ज्यादा है, सर से पांव तक स्कैन होता है, किसने क्या पहना है, किस ब्रांड का जोड़ा है, जूता कौन सा है, यू नो। एंड समहाउ जब आप मुझे इस तरह से स्कैन कर रहे हो, फिर मैं जाके, इफ आई एम अ फीमेल, आई विल टॉक टू माय हस्बैंड एंड से कि उसके पास ये, मेरे पास नहीं है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हम सब मिलकर इसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, यानी कि मुझे सादगी चाहिए भी, लेकिन मैं आप में नहीं देखना चाहता, आपको मैंने जज करना है। यस, हमारी जो ट्रांजिशन है ना, हमारी कंट्री की, साउथ एशियन कंट्रीज की, मैं हमेशा कहती हूँ, ये ट्रांजिशन ऐसी है कि हम आईफोन की तरफ जा रहे हैं, स्पेसिफिकेशन हमारी बढ़ रही है, तो स्पेसिफिकली हमारे मेंटल लेवल पे हम उस तरह से अपडेटेड नहीं हुए। हम दूसरे को स्कार्फ में अच्छा पसंद कर रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि वो अपडेट हो गया, ज़हन अपडेट नहीं हुए। तो हमारे जो सोचे हैं, उन मिजाज के अंदर हमने अब नया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ेगा और अपडेटेड इंस्टॉल करने के लिए आना पड़ेगा। एनी कंक्लूडिंग रिमार्क्स फहद भाई, इन लास्ट 30-40 सेकंड्स आप प्लीज कंक्लूड कीजिएगा। जी इमरान भाई, ये जब भी ये सवाल हम करते हैं ना कि सोल्यूशन क्या है, तो मैं हमेशा परेशान हो जाता हूँ, बिकॉज हम सब भी इस गर्दाब के अंदर ऐसा फंस चुके हैं कि somehow I myself I'm a part of the problem। तो मुझे तो यूं लगता है कि जैसे एक बंदा जब वेट कम करने के लिए जिम जाता है, उसको खुद उठ के करना पड़ता है, वो खुद वेट्स उठाता है। ये सारे काम भी मैंने अपनी जात से शुरू करने हैं और खुद करने हैं, कोई शॉर्टकट इसमें शायद नहीं होगा। तो मेरा ख्याल है इट्स अबाउट टाइम कि हमने बीमारी की तशखीस तो कर ली है, मगर शऊरी तौर पे अपने दर्जे के ऊपर इसके खिलाफ कुछ ना कुछ करने की कोशिश करें। यानी ज्यादा से ज्यादा इज नॉट गोइंग टू बी इजी एट ऑल, बिकॉज पीयर प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। ब्रांड्स की वो जो रेस है वो मुझे भी इफेक्ट करती है, और मुझे भी लगता है कि मैंने फलाना ब्रांड, सबसे थोड़ी देर के लिए तो ज़हन को सुकून आ गया आप लोगों की बातें सुन के, अच्छा फील होना शुरू कि हम भी थोड़ा सा ना मलंग टाइप सिचुएशन में रह सकते हैं। हमें बहुत ज्यादा ना पीयर प्रेशर में आने की जरूरत नहीं है, सादा रहना बहुत ज्यादा जरूरत है। तो ज्यादा से ज्यादा, यानी आप ये कह रहे हैं फाद, हम ये कर सकते हैं कि अपने आप को ठीक कर लें, अपने आप को इस रेस से निकालने की एटलीस्ट कोशिश तो हम कर ही सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका, फाद काज़मी हमारे साथ मौजूद हैं। सोबिया, आपका भी बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। बड़ा कॉम्प्रिहेंसिवली और बड़े अच्छे तरीके से आपने समझाने की कोशिश की। आई होप हम लोग भी इसके ऊपर काम करें, हम सबको इसके ऊपर काम करें। और आशा कुछ कॉलर्स भी हमें कॉल कर रहे थे, कुछ की कनेक्ट भी हम ले नहीं पाए, माजरत, चूंकि गुफ्तगू ऐसी चल रही थी। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आपसे भी जरूर बात करेंगे, आप बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है हमारे शो का। वेरी इंपॉर्टेंट। अब हमें ब्रेक लेनी है, एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक से वापस आएंगे तो कुछ मजीद बात करेंगे। स्टे विद अस। जी, ब्रेक के बाद खुशामदीद कहेंगे आपको एक मरतबा फिर से, और कुछ पाकिस्तानी मईशत को भी डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि कुछ अहम डेवलपमेंट्स जो हैं ना वो हमारे सामने आई हैं। IMF के साथ आपको पता है कि एक एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी जो है वो पाकिस्तान की चल रही है। $7 अरब के एवज़ ये प्रोग्राम जो है कर्ज का चल रहा है, जिसके तहत मुख्तलिफ मुआशी इस्लाहात की जा रही हैं। IMF की जानिब से बहुत सारी शराइत जो हैं इस कर्ज के साथ सामने आई, जिसमें एक शर्त ये थी कि जो हमारी ज़राअत का शोबा है उसके ऊपर इनकम टैक्स लगाया जाए। पाकिस्तान एक ज़राई मुल्क है, GDP का 20% जो है ना तकरीबन वो ज़राअत से आता है, और ये एक ऐसा शोबा था जिसके ऊपर कोई टैक्स अभी तक नहीं था, लेकिन अब IMF की शराइत के बाद ये लगाना पड़ गया, और चारों सूबे जो हैं उन्होंने इस सिलसिले में कानून साजी भी कर। हमारी सबसे बड़ा चैलेंज हमारी इकोनॉमी का डॉक्यूमेंटेड होना है, और वो अभी तक बरकरार है। FBR अपने हवाले से एफर्ट करता नजर आता है, जितने भी हमारे हाई अप्स हैं वो इस हवाले से बात भी करते हैं कि इस पे काम हुआ है। रिसेंटली हमने अपनी पॉलिसी रिवीजन देखी, जो पॉलिसी रेट है इसमें बड़ी कमी आई
آئی ہے، 2 کہ اور بھی ایکسپیکٹڈ ہے، جو انویسٹرز ہیں یا جو ہمارے صنعت کار ہیں وہ اس کو اور بھی بہتر طور پہ چاہتے ہیں کہ ان کے لیے ہو. یہ ساری تبدیلیاں کیا امپیکٹ کر رہی ہیں؟ لیکن بالخصوص آج ہم یہ جو زرعی آمدنی کے اوپر ٹیکس ہے اس پہ ہم بات کریں گے، اس کی ریشو پہ بات کریں گے اور اس کا امپیکٹ بھی اوبیسلی دیکھیں گے کیا ہو سکتا ہے. اور صوبے جس طرح سے اس کو لے کر چل رہے ہیں، ویسے اس کو سراہا گیا ہے وفاق کی طرف سے کیونکہ چاروں صوبوں میں اس کو اپروو کر دیا گیا ہے. ایک بیان میں دیکھ رہی تھی وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ صاحب جو ہے انہوں نے کہا کہ ہم نے یہ اس لیے کیا ہے کیونکہ یہ ہمارے لیے نا بند گلی میں ہمیں وفاقی حکومت لے کر آ گئی تھی اور ایف بی آر کیونکہ ٹیکس اکٹھا نہیں کر پایا تو اپنا فیلئر چھپانے کے لیے انہوں نے کہا کہ ہم زراعت کے شعبے جو ہے نا وہ ٹیکس نہیں دیتا. اس وجہ سے ہم یہ ڈاکومنٹڈ پالیٹکس اور میڈیا پالیٹکس میں بہت فرق ہے، وہ ہمیں نظر بھی آتا ہے. ہمارے ساتھ اس وقت جو شخصیت موجود ہیں، سینئر صحافی ہیں، معاشی امور کے ماہر ہیں اور معیشت کے حوالے سے ون آف دا اوتھینٹک نیمز ان پاکستان. رپورٹنگ کے حوالے سے میں اگر بات کروں یا انالیسس کے حوالے سے بات کروں، شہباز رانا صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں. آپ ان کو ڈفرنٹ چینلز پہ بھی دیکھتے ہیں، ہمارے چینل پہ بھی دیکھتے ہیں، لیکن بنفس نفیس آج ہمارے ساتھ موجود ہے. تھینک یو ویری مچ. آپ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر. سو گلیڈ ٹو ہیو یو. تھوڑا سا ہمیں سب سے پہلے اس انیشیٹو کے بارے میں بتائیے. پریشر تو ہم پہ تھا کہ مختلف شعبوں کو ہم ٹیکس کریں، کچھ ہم کر رہے تھے، کچھ کو کر نہیں پا رہے تھے. یہ ڈیولپمنٹ کیسی ہے جو ایگریکلچر ٹیکس کی طرف ہم جا رہے ہیں پاکستان کی اکانومی کے لیے؟ یہ بہت اچھی ڈیولپمنٹ ہے. ایون بیفور دیٹ پاکستان کے آئین میں نا ایک لیکونا ہے. لیکونا یہ ہے کہ ہر طرح کی آمدن کے اوپر وفاقی انکم ٹیکس ہے، جو آمدن اس کے اوپر وفاق جو ہے وہ ٹیکس لگاتا ہے. زرعی ایسا شعبہ تھا زراعت جس کو انہوں نے صوبوں کے حوالے کر دیا تھا اور صوبوں نے اس کے اوپر ٹیکس لگانا تھا. ایسا نہیں تو اس کے اوپر ٹیکسز نہیں لگے ہوئے تھے، 15% تک ابھی بھی انکم ٹیکس لگا ہوا ہے صوبوں میں. وہاں پہ مسئلہ ہے کلیکشن کا. جو صوبے ہیں، اب 2 ہی بڑے صوبوں میں یہ زراعت ہوتی ہے زیادہ تر، ٹیرین کی وجہ سے بلوچستان اور کے پی میں تو بہت کم ہے، پنجاب اور اس کے بعد سندھ. تو وہاں پہ جو پورے دونوں صوبوں سے اور پورے پاکستان سے جو ٹیکس کی کلیکشن تھی وہ ہارڈلی 3-4 ارب روپیہ تھی، وچ از نتھنگ. اور اس میں ہوتا یہ تھا کہ جو ان کی انڈسٹریل انکم بھی تھی اس کو وہاں سے ٹیکس چوری اس طرح کرتے تھے کہ انڈسٹریل انکم کو زرعی انکم میں شو کر دینا فیڈرل گورنمنٹ میں، اور وہاں پہ ٹیکس پے نہ کرنا. تو اس قسم کی بہت زیادہ چیزیں ہو رہی تھی. تو چونکہ آئینی اس میں ایک حکم تھا اور جس کی وجہ سے وفاقی حکومت اس کو ٹیکس لگا نہیں سکتی تھی زراعت کے اوپر، اور جو پہلے لگا ہوا تھا وہ صحیح کلیکٹ نہیں ہو رہا تھا. تو اسی وجہ سے جب یہ IMF کا پروگرام ہوا تو اس میں زراعت کے علاوہ تقریباً 9-10 اور ایسی چیزیں ہیں جو پہلی دفعہ IMF نے اس نئے پروگرام کے اندر ڈالی کہ آپ کو یہ کرنا ہے. اب سید مراد علی شاہ صاحب جو چیف منسٹر، ان کی یہ بات تو درست ہو سکتی ہے کہ ان کو بند گلی میں دھکیلا گیا، لیکن ایز اے میٹر آف فیکٹ سپٹمبر 2024 میں تمام 4 صوبائی حکومتوں نے اور فیڈرل فائنانس منسٹر نے ایک نیشنل فسکل پیکٹ سائن کیا تھا اور اس پیکٹ کے اندر یہ ساری چیزیں دی ہوئی تھی کہ آپ نے یہ کرنا ہے. یہ کر نہیں پہلے ایگری کیے تھے، اس پہ ایگری کیے تھے انہوں نے. اس کی مراد میں نے خود وہ ڈاکیومنٹ دیکھا، یہ بھی تو امپورٹنٹ ہے. اور کیا یہ کہہ دینا کہ کیونکہ زراعت کا شعبہ جو ہے وہ ٹیکس نہیں دیتا، اس وجہ سے ہماری ٹیکس کلیکشن ٹھیک نہیں ہوئی یا پوری نہیں ہوئی، کیا صرف ایک شعبے سے ٹیکس کلیکٹ کر کے FBR اپنی ٹیکس کلیکشن مکمل کر لے گا جو ٹارگٹ رکھا ہے؟ مسئلہ صرف زراعت نہیں ہے، بٹ ایک زراعت بہت بڑا مسئلہ ہے. اب زراعت پاکستان کی اکانومی کا 20 سے 25% ہے، ڈیپینڈنگ اپون کیا ہوتا ہے. اوور آل جو خدمات کا شعبہ ہے اس کا جو حصہ ہے پاکستان کی اکانومی میں 60% ہے، 20-25 زراعت ہے، باقی آپ کی مینوفیکچرنگ ہے. جو پاکستان کی اکانومی کا 1/4 ہو اور اس کا ٹیکس کلیکشن میں پورے پاکستان سے 1% بھی حصہ نہ ہو تو وہ ایک پرابلم ہے. اب اس کی وجہ سے نقصان یہ ہوا کہ جو مینوفیکچرنگ سیکٹر ہے، آپ کی جو صنعتیں ہیں، اس کے اوپر بوجھ پڑا اور پھر ہم جیسے جو تنخواہ دار طبقہ ہے اس کے اوپر بوجھ پڑ گیا. دوسرا جو شعبہ جس کے اوپر حکومت اس طریقے سے نہ بات کر سکتی ہے، بیچاری مجبور ہے، نہ وہ اس پہ ٹیکس کر سکتے ہیں، وہ آپ کے ٹریڈرز ہیں. اور ٹریڈرز کے بعد آپ کا ریئل اسٹیٹ سیکٹر ہے. ریئل اسٹیٹ سیکٹر کو ابھی بھی کوشش ہو رہی ہے کہ کسی طریقے سے پھر اس کو کچھ ریلیف فردر دے دیا جائے. پلاٹس نہیں بک رہے تو بڑی پریشانی ہو رہی ہے لوگوں کو. حکومت بہت پریشان ہے اگر پاکستان میں پلاٹس نہیں بکتے، کیونکہ چند پلاٹس بکیں تو اس کا فائدہ چند لوگوں کو ہوتا ہے. پاکستان کی اکانومی کو پلاٹس کے بکنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، لیکن پرائم منسٹر بہت زیادہ پریشان ہے ان کے لیے، کچھ کرنا چاہتے ہیں. سیلڈ کلاس کی خیر ہے، ان کی آواز نہیں ہے. ٹاسک فورس ہاؤسنگ والی جو ہے خاص طور پر اس کے اوپر وہ پرائم منسٹر نے سیلری کلاس ہے ہی کیوں نہیں. دیکھیں سیلڈ کلاس نہ ہو تو حکومت کو 300 ارب روپیہ کون دے گا؟ کہاں سے آئے گا؟ ٹھیک ہے. اچھا ایک آپ نے بڑے پوائنٹ نقطہ شروع میں بتایا، اٹس ناٹ اباؤٹ جسٹ امپلیمنٹنگ کہ ٹیکس لگا دیں. ٹیکس کلیکشن ہمارا بہت بڑا مسئلہ ہے، کلیکٹ ہی نہیں کرتے. اور صوبوں کا کیا رول ہے، یو نو وے بیٹر دین می کہ صوبے کیا رول پلے کرتے ہیں when it comes to collection. جب PSDP جب تقسیم کا ذکر آتا ہے، جب ان کو اپنا حصہ چاہیے تو دین دے اسٹینڈ دیر کہ جی ہمیں پیسے دیں. لیکن جب ٹیکس کلیکشن کی بات آتی ہے تو ہمیں صوبوں کا کردار نہ ہونے کے برابر ہمیں نظر آتا ہے، خاص طور پہ خدمات کے علاوہ شعبوں کی اگر ہم بات کریں. کیا اس میکینزم پہ کام نہ کرنا اور ٹیکس لگا دینا IMF کو سیٹسفائی کرے گا، ہماری معیشت کی سمت درست کرے گا؟ دیکھیے آپ صوبوں کو اتنا ہی بلیم کر سکتے جتنا ان کا آئینی طور پر ان کی ذمہ داری ہے.
جو خدمات ہیں جی ایس ٹی آن سروسز جو ہے وہ صوبائی معاملہ ہے اور دوسرا ایگریکلچر انکم ٹیکس صوبائی معاملہ ہے. اس کے علاوہ تمام چیزیں وفاقی حکومت کی ذمہ داری ہیں. صوبے بہت بہتر پرفارم کر رہے ہیں اوور آل. زراعت کے علاوہ صوبے بہت اچھا پرفارم کر رہے ہیں. جی ایس ٹی آن سروسز میں ان کی کلیکشن بہت اچھی جا رہی ہے. پنجاب کی، سندھ کی، دے آر ویری گڈ ان دیٹ. اور یہی وجہ چونکہ وہاں پہ ان کی اسٹرانگ پرفارمنس ہے. وہ کہتے ہیں جی آپ خود نالائق ہو ایف بی آر والے، آپ ہمارے اوپر چیزیں ڈال رہے ہو تو آپ جی ایس ٹی آن گڈس جو ہے جو اشیاء کے اوپر سیلز ٹیکس لگا ہے وہ بھی آپ ہمیں دے دیں، ہم خود آپ کو اچھا کلیکٹ کر کے دے دیں گے. میں نے ایک چیز بڑی ڈسٹربنگ دیکھی ہے فیڈرل بورڈ آف ریونیو کے اندر، اور مجھے 19 سال ہو گئے ان سے ڈیل کرتے ہوئے. یہ فیسیلیٹیٹ نہیں کرتے. جو پاکستان کا جو ٹیکس مشینری ہے نا، یہ ٹیکس پیئرز کو فیسیلیٹیٹ نہیں کرتے. میں یہی سوال آپ سے کرنے لگی تھی کہ یہ ٹیکس لگایا تو جا رہا ہے، لیکن جو فارمرز ہیں جو بیسیکلی بیک بون ہیں اس کنٹری کی، یا پھر زراعت کے شعبے کی آپ بات کر لیں، وہ تو ہمیں روتے ہوئے نظر آتے ہیں. اب دیکھیں اس میں ایک جو چیز ہے نا، جو ٹیکس ریٹ ہے جیسے 6 لاکھ روپے کا جو آپ کی اینول انکم ہے وہ تو ویسے ایگزمپٹڈ ہے. اور پھر یہ ان لائک سیلری ہمارے اوپر گراس کے اوپر لگتا ہے. 100 روپیہ کمایا تو 100 روپے کے اوپر آپ نے ٹیکس دینا ہے. زراعت ہو یا باقی جو بزنسز ہوں، انہوں نے پہلے اپنا خرچہ نکالنا ہے. جو خرچہ نکالنے کے بعد جو ان کی نیٹ آمدن ہوگی اس کے اوپر انہوں نے 45% تک دینا ہے. ٹھیک ہے، اور ہم دیتے ہیں 39% تک. 35% ریٹ ہے. اور اچھا جو سب سے بڑا ٹیکس پیئر ہے اس کے اوپر، چونکہ سب سے بڑا ٹیکس پیئر ہے اس کے میں مذاق نہیں کر رہا، 10% جرمانہ ہے. جرمانہ ہے کہ تم نے زیادہ دینا ہے، کہ تم نے زیادہ دینا ہے، تم سب سے بڑے ٹیکس پیئر ہو، تو اس کا 39% ریٹ بن جاتا ہے. مسئلہ یہاں پہ دوسرا ہے. مسئلہ یہاں پہ یہ ہے کہ آپ اوور آل چونکہ آپ ڈسٹریبیوشن آپ کی ٹھیک نہیں ہے ٹیکس کے نظام کی، فیسیلیٹیشن کا ایلیمنٹ نہیں ہے، اور سیلریڈ کلاس دے دیتی ہے. اب جو زراعت کی اپنے بات کی لوگوں کی انکم ہے وہ رو رہے ہیں. زیادہ تر پاکستان میں جو فارمنگ ہے نا وہ 12 ساڑھے 12 ایکڑ تک، چونکہ زمینیں نسل در نسل تقسیم ہو گئی ہیں. اس کے بعد میری اپنی فیملی میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جب اب ہمارے تک پہنچتے تو وہ چند ایکڑ میں، بہت ہمارے بچوں میں شاید چند کنال میں رہ جائیں. تو یہ اس کی وجہ سے بڑی لینڈ ہولڈنگ نہیں ہے. چند بڑے لوگ ہوتے ہیں اور پھر انہیں نیٹ انکم کے اوپر دینا ہے. اگر ان کی انکم ویسے 6 لاکھ روپے سے کم ہے تو زیرو ٹیکس ہے، 12 لاکھ روپے تک ہے تو بہت کم ٹیکس ہے. تو اس طریقے سے مسئلہ نہیں ہوگا. اور اس کی یہ جو بہتری صوبوں کے لیے یہ ہے یا کسانوں کے لیے کہ ایف بی آر نے ان سے ٹیکس اکٹھا نہیں کرنا. ٹھیک ہے، تو وہ صوبائی جو ان کی ٹیکس کی اچھا ہم یہ جو ٹیکس فیسیلیٹیشن ہے ٹیکس پیئر کے لیے، مجھے یاد ہے کہ وہ 8-10 سال سے تو ہم بھی اکانومی پہ بات کر رہے ہیں اور آپ کا اس سے بھی پہلے کا یہ سبجیکٹ ہے. یہ کبھی نہیں ہوا، لیکن ہر کوئی آ کے نہ صرف اس موضوع کو پوائنٹ آؤٹ کرتا ہے بلکہ فنڈز بھی لیتا ہے اور کہتا ہے ہم اس پہ کام بھی کر رہے ہیں، اس کو سمارٹ کر رہے ہیں، فلاں ایپ لے کر آ گئے ہیں. ابھی بھی یہی کر رہے ہیں، چیئرمین بھی بدلتے ہیں کہ یہ چیئرمین یہ کر رہے ہیں. پھر کیوں نہیں ہو پاتا؟ مطلب ایک اچھا کام ہوا ہے عمران. ابھی جو فیس لیس سسٹم ہے کسٹمز کے اندر پاکستان میں جو امپورٹس ہو رہی ہیں اس میں نیکسس بنے ہوئے تھے، کارٹلز تھے جو امپورٹس ہو رہی تھی. آپ نے کسٹم آفیسر کو ساتھ میں لایا، اس نے پورے نیٹ ورک کو ساتھ میں لایا. باہر سے آپ گاڑی منگوا رہے ہو اور یہاں پہ اس کو کم ویلیو والی چیز میں ڈکلیئر کر کے کم ٹیکس پے کر کے نکال رہے ہو. تو ایک فیس لیس سسٹم انہوں نے کیا کہ آپ جو بھی چیز باہر سے امپورٹ کر رہے ہیں آپ کو نہیں پتا آپ کی جو گڈس ڈکلیریشن ہے، فارم ہے جو آپ کا کس کے پاس جائے گا، اور اس کے اوپر ٹائم لیمٹس لگا دیا کہ آپ نے 8 گھنٹے کے اندر اس کو کلیئر کرنا ہے. 8 گھنٹے میں کلیئر نہیں کریں گے نیکسٹ جو ڈیسک آفیسر ہے اس کے پاس چلا جائے گا. تو اگر جہاں پہ ول ہو، جہاں پہ حکومت کام کرنا چاہے کر سکتی ہے. فیس لیس سسٹم جو کسٹمز کا ہے یہ اس کی ایک ایگزامپل ہے. اچھا مزے کی بات یہ ہے اس سسٹم کی کہ اس کے لیے کوئی غیر ملکی قرضہ نہیں ہے. اچھا گریٹ. کوئی فارن کنسلٹنسی نہیں ہے. ٹھیک ہے، پاکستان میں تو کوئی کام فارن ایڈوائس کے بغیر نہیں ہوتا نا. یہ کسٹمز کا اپنا ہی ایک بنایا ہوا سسٹم تھا، وی باک تھا غالباً، اسی کو اپ گریڈ کیا گیا. اور جو نئے چیئرمین ایف بی آر انہوں نے امپاور کیا، جو پولیٹیکل پریشر تھا انہوں نے اپنے اوپر لیا اور کر دیا. بڑی بات ہے، اللہ کرے سسٹین اب کرے. پرابلم یہ ہے کہ جو دوسری سائڈ ہے جہاں پہ زیادہ تر لوگوں کا واسطہ پڑتا ہے، امپورٹ سے ہر کسی کا واسطہ میرا اور آپ کا تو نہیں پڑتا نا. وہاں پہ جو لوگ ہیں، جو وہاں پہ جو مشینری ہے وہ انفیکٹو ہے، انیفیشنٹ ہے، اور کرپشن کا جو ایلیمنٹ ہے وہ بہت ہائی ہے. تو جو آپ کو جب واسطہ پڑتا ہے ایف بی آر جہاں پہ ہیومن فیکٹر آ جائے وہاں پہ کرپشن آ جائے. صاحب ایک کوئک کوسچن جو کہ یہ لوگ پوچھنا چاہتے ہیں ان کے انٹرسٹ کا، ریئل اسٹیٹ سیکٹر کا آپ نے تذکرہ کیا، بہت زیادہ ڈپ کا شکار ہے، لیکن اس میں اتنا ہی زیادہ پاکستانیوں کا اور عام پاکستانیوں کا کہیں نہ کہیں میرا اور آپ کا بھی ہوگا پیسہ پڑا ہوا ہے اور لوگ بڑے کنسرن ہیں. ہم نہیں چاہتے کہ اس کو انکریج کریں کیونکہ اکانومی کو کچھ نہیں دے رہا، لیکن آن دی ادر انڈیویجولز کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے کہ اس کے اندر کوئی جان آئے. اس پہ کیا ٹیک ہے آپ کا؟ فیچر دیکھیے اگر تو جو خالی پلاٹ کی خرید اور فروخت ہوتی ہے اور پلاٹس کے ساتھ صرف فائلیں بکری ہوتی ہے اور ایون کہ ٹرانسفر بھی نہیں ہوتی، اگر وہ اس میں ڈپ ہے تو اس میں اور آنا چاہیے. اس کا پاکستان کی اکانومی کو کوئی فائدہ نہیں ہے. اگر لوگوں نے ڈیڈ ایسٹ کے اندر لگا کے پیسہ بنانا ہے تو پھر ملک کی اکانومی نہیں چلتی. ہاں جو کنسٹرکشن کا شعبہ ہے، گھر بنائیں، اپارٹمنٹس بنائیں، ان کو بنا کر بیچیں جس سے لوگوں کے لیے نوکریاں پیدا ہوتی ہیں. آپ کے پاس 2 کروڑ روپے آپ نے وہاں پہ انویسٹ کیا اور 2 سال بعد آپ کا وہ 3 کروڑ روپے ہو گیا، وہ تو آپ کو 1 کروڑ روپے کا فائدہ ہوا نا.
जो मशीन अपना पैसा अपने यहाँ ही घूम रहा है। डॉलर की वैल्यू इतनी ऊपर चढ़ जाती है, पैसा जो है ना उसकी वैल्यू नीचे आ डेड जाती है। एसेट्स और ये गवर्नमेंट की पॉलिसीज होती हैं। मसला ये है कि अभी भी जो सबसे ज़्यादा तकलीफ है, ये मैं इसलिए बात नहीं कर रहा कि मैं सैलरीड क्लास से हूँ, अल्लाह ताला ने हमें बहुत लोगों से बेहतर रखा हुआ है, बट अभी भी जो सबसे ज़्यादा तकलीफ में क्लास है ना, जो टैक्स भी दे रही है, कुछ ऐसी क्लासेस हैं जो टैक्स नहीं देती, बट हम तो टैक्स भी देते हैं, वो तनख्वाहदार तबका है। तनख्वाहदार तबके के लिए कोई किसी ने कोई टास्क फोर्स ये दर्द आप तो फाइनेंस मिनिस्टर तक पहुंचा सकते हैं। साथियों को तो एक लव हेट रिलेशनशिप रहता है, खास तौर पे इसको आपका। पकड़ा हुआ है, बट चूंकि हाउसिंग सेक्टर है, वहाँ पे इन्फ्लुएंशियल लॉबीज है, ग्रुप्स हैं, वो तो कह रहे हैं कि 5 करोड़ रुपए तक की तो हमसे पूछो ही ना किधर से लेके और कहाँ लगाया है। हमारे कोई नुमाइंदे नहीं है, ये कह रहे हैं। देखिए, नुमाइंदे इसलिए नहीं है कि हम इकट्ठे नहीं हैं, हमें इकट्ठे होना है, हमें अपनी एसोसिएशन बनाना कोई गुनाह नहीं है। एसोसिएशन बनाए, अपने राइट्स के लिए खड़े हों। आज मीडिया अगर डिवाइडेड है तो पीका आ गया है, और मीडिया का काफी अरसे से डिवाइडेड था। जो सीरियस जर्नलिस्ट है वो प्रेस क्लब्स में नहीं जाता, सवाए कराची प्रेस क्लब के मैंने पाकिस्तान में कोई इंप्रेसिव प्रेस क्लब नहीं देखा। तो ये सब डिवीजन होती है ना, ये फिर आवाज को मौका देती है। मिलकर अगर उठाएंगे तो एम्पावर्ड होगी। एंड सो इज दिस सैलरीड क्लास वाला मसला। हम तो अपनी कैपेसिटी में बात करते रहते हैं कि ये छुरी बहुत तेज है जो आपने सैलरीड क्लास पे रखी हुई है बेचारे, और इनका टैक्स कट जाता है, इनकी मजबूरी ये है, कुछ कर नहीं सकते, बैंक में आने से पहले ही हमारी तनख्वाह टैक्स तो चला जाता है। शाह साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने टाइम दिया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। हमेशा लगता है सीखने का मौका मिलता है और जानने का भी। आई होप कि जी ये जो ज़राई टैक्स है, ये जो पॉलिसी है हुकूमत की, अच्छी पॉलिसी है, इसको माहिरीन सराह रहे हैं और इसका फायदा हमारी मईशत को और सभी ऐसे इकदाम का है। सिर्फ मईशत को ना हो, आवाम को भी हो, साथ ये भी ऐड करना बड़ा जरूरी है। चले जी, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, हमारे साथ रहे। जी, एक मरतबा फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे, वेलकम करते हैं आपको। और आपको HPL PSL की बिल्कुल प्रोग्राम के एंड में थोड़ी बात कर लेते हैं। 10वां एडिशन है, आपको पता है उसकी आमद है और लोगों की रोनुमाई कर दी गई है। पाकिस्तान सुपर लीग 10 8 अप्रैल से शुरू होगी और दुनिया भर से खिलाड़ी इन एक्शंस आपको नजर आएंगे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि बड़ा इंतजार कर रहे हैं कि भाई ये कैसा होगा। और रिसेंटली एक रिपोर्ट में पढ़ रहा था जिसके मुताबिक जो ड्राफ्ट भी है, क्योंकि टीम के फेवरेटिज्म के हवाले से सबकी अपनी अपनी फेवरेट टीम्स होती हैं। आपकी ऑफ कोर्स लाहौर होगी, मेरी इस्लामाबाद है, तो इस्लामाबाद यूनाइटेड के हवाले से इस्लामाबाद के लिए कोई खबर देनी होगी। खबर निकाली है ना मैंने, जस्ट टू टेल के जी इस्लामाबाद यूनाइटेड को जो ड्राफ्टिंग वीक था ना, जो ड्राफ्टिंग वीक जिसका इनेकाद किया गया था, उसमें सबसे ज्यादा जो सोशल मीडिया पे व्यूज थे वो 12 इस्लामाबाद यूनाइटेड को मिले। दे आर 25.56 मिलियन। मुल्तान सुल्तान दूसरे पे और जो लाहौर कलंदर्स है वो तीसरे नंबर पे रहे। सब टीम्स की अपनी फैन फॉलोइंग है, मुझे लगता है बड़ी कल्ट फैन फॉलोइंग ज़ल्मी की है, लेकिन यूनाइटेड की भी बड़ी डेडिकेटेड फॉलोइंग है। 12 लोगो आ चुका है जी और हम बहुत इंतजार कर रहे हैं, बड़ी जबरदस्ती क्रिकेट। लेकिन उससे पहले चैंपियंस ट्रॉफी का इम्तिहान, क्रिकेट सीजन जो है ना वो तकरीबन आ चुका है और हमारे शो का वक्त खत्म हो चुका है। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।